ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई थिंक आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। इफ यू आर एबल टू हियर मी जस्ट गिव मी अ थम्स अप। या ओके, थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ये जो सेशन है इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट सेशन सभी लोगों के लिए है। बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोग फ्रॉम यूबीसी सॉल्यूशंस इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज। और हमारे बीच में बहुत ही एमिनेंट गेस्ट स्पीकर्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को काफ़ी सालों से लीड किया है। और आज की जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आप सभी लोगों को बातचीत शुरू करने से पहले कुछ मैं बातें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों को, दैट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड वाइल थ्रू दिस मीटिंग। तो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आज, जो आज आप सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो नए रूल्स और नए गाइडलाइंस आए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सालों से एफर्ट्स किए हैं। काफ़ी समय से उनकी पूरी मेहनत है, जिसकी वजह से आज के डेट में पूरे पैन इंडिया में इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग देख पा रहे हैं, एक लॉज के फॉर्म में, एक डिपार्टमेंट के फॉर्म में। और भी कैसे आप सभी लोग और हम सब लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आकर के कैसे रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में जो भी रेगुलेशंस हैं उनको मानते हुए या उनके गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हुए इस इंडस्ट्री में कैसे नए मुकाम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी पहचान अपनी अपनी इंडस्ट्री में बना सकते हैं, ये सब कुछ आज बातें होंगी। और ये जो सेशन होगा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक इंट्रो सेशन जो हमारे यूबीसी सॉल्यूशंस के जो फाउंडर हैं, सीईओ प्रमोद कोल्हाटकर जी, वो आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देन उसके बाद में जो हमारे आज के मेन गेस्ट स्पीकर हैं वो आपसे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कंप्लीट इन डिटेल बात करेंगे। एंड थर्ड थिंग, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग डेफिनेटली आप हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप लोग पूछ पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर जो हमारे इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, यूबीसी सॉल्यूशंस के सीईओ एंड फाउंडर प्रमोद कोल्हाटकर जी, उनको इनवाइट करना चाहूँगा। और उनको इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देना चाहूँगा उनके बारे में, दैट ही इज़ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ यूबीसी सॉल्यूशंस और वेस्ट जोन के सेक्रेटरी भी हैं फ्रॉम एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वेस्ट जोन के सेक्रेटरी हैं प्रमोद जी। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेडली काम किया है। बिकॉज आपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स बहुत देखे होंगे, बट ही इज वन ऑफ फ्यू पीपल इन इंडिया जिन्होंने डेडिकेटेडली अपनी लाइफ के 18 से भी अधिक साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं डेडिकेटेडली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है प्रमोद जी की, दैट ही हैज सर्व्ड मोर देन 1000 क्लाइंट्स इन इंडिया। और साथ ही साथ इनका जो एक्सपर्टीज है, ये माने जाते हैं एज अ प्लांट टेस्टर, प्लांट टेस्टिंग एक्सपर्ट हैं। और बहुत सारी कंपनीज को कोचिंग दिया है, मेंटरशिप किया है। और हम लोगों को भी समय और सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोग उनका वेलकम करें। सो आई वुड लाइक टू प्लीज वेलकम प्रमोद जी, आप सभी की हेल्प से। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कोल्हाटकर आपका तहे दिल से आज की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। नवनीत जी ने आपको जिस तरीके से बताया कि आज की जो मीटिंग है या जूम मीटिंग जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय पे है हमारे इस इंडस्ट्री को लेकर। और आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हमने इस कार्यक्रम को रखा है। काफ़ी फ़ोन मुझे आते थे कि अभी जो गाइडलाइंस आने वाली है या गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने वाले हैं, उससे रिलेटेड कौन से गाइडलाइंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन सा पिरामिड स्कीम है, कौन से स्कीम्स रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों को आज हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, हमें क्या डॉक्यूमेंटेशंस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 18 सालों से आईटी इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए सेवारत हूँ और 14 सालों से यूबीसी सॉल्यूशन का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। आप लोगों के लिए समय समय पर बहुत सारे इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स पे या डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, गाइडलाइंस लेवल पे मैं आप लोगों को
हमेशा इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ। उसी श्रृंखला में ये हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसमें मेरे साथ आज राहुल सुदन जी हैं, आज हमारे गेस्ट हैं। वो हमें पूरा डिटेलिंग करेंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है, या गाइडलाइंस में क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या चीज़ें हम हमारे बिज़नेस लॉजिक से निकालने होंगे, या आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से टफ हो सकता है या हमारे लिए एक अच्छा हो सकता है। देखिए, जो बुरा होने वाला है, वो बुरे लोगों के साथ होने वाला है। मैं समझता हूँ कि योगेश के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, प्रमोद कोल्हटकर के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अच्छे तरीके से काम करने वाला, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ता हुआ देखने वाला व्यक्ति होता है। तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक कदम आगे बढ़कर आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ सभी का, राहुल सुदन जी का, जो इस पूरे कार्यक्रम को आज हमें मार्गदर्शन देंगे, कार्यक्रम को होस्ट को गाइड करेंगे हमें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो मैं बहुत ही सभी को कहूँगा कि तालियों के साथ में आप अपने ही जगहों पर तालियों का एक सिंबल बनाते हुए उनका वार्म वेलकम करें। और मैं नवनीत जी को कहूँगा कि उनका प्रेजेंटेशन की पहले उनका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन आप नवनीत जी दें सभी को। तो थैंक यू नवनीत जी। राहुल सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को देना, बिकॉज ही इज वेरी वेरी एमिनेंट गेस्ट आज के डेट में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ही उनका टाइम भी कीमती होता है। सो राहुल सर इज करेंटली जनरल सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग फिटसी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आप एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे में, और साथ ही साथ आप कन्वेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव एंड प्रिंसिपल ट्रेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी में। आपका जो एक्सपीरियंस है लगभग 20 साल के आसपास का है, 2 डिकेड्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 साल के आसपास अनुभव है आपका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आपने काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं और आपने काफ़ी सारी कंपनीज को हेल्प किया है कि किस तरीके से जो भी ट्रेनर्स हैं उनको आपने ट्रेन किया है, जो कंपनीज है उनको आपने ट्रेन किया है, उनको गाइडलाइन किया है। और साथ ही साथ आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। आपने एक मैगजीन जो कि इंडिया की फर्स्ट एवर हिंदी डायरेक्ट सेलिंग मैगजीन है, नेटवर्किंग टुडे, आप उसके भी एडिटर हैं। और जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, जो आपके पास बैनर होगा, डायरेक्ट सेलिंग टुडे करके आपका पब्लिकेशन है, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशंस। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राहुल सर को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा, और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि राहुल सर ने आज हम सब लोगों के बीच में एक समय दिया है। सो थैंक यू राहुल सर, एंड प्लीज वेलकम। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू प्रमोद साहब फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक बार थंब का निशान, थम्स अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, प्रमोद जी एंड नवनीत जी। आज का जो सेशन है उसको इंटरेस्टिंग तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये सेशन ऐसा है कि जिसके अंदर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में आई थी और अब आज 2021 में ये रूल्स आए हैं। इससे पहले हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। सो आज का जो हम आधा घंटा 20-25 मिनट ये प्रेजेंटेशन हम ये पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें ये तीनों चीज़ों का मिश्रण से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एक्ट हम पे प्रेवलेंट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और गाइडलाइंस में पहले क्या था, हम क्या करते आ रहे थे, वो भी समझना ज़रूरी है, और इसके बाद रूल्स में क्या है ये भी है। लेकिन अब ये भी समझें कि ये एक ड्राफ्ट है और ये 21 तारीख इसकी डेडलाइन है। अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि वो डिपार्टमेंट को कुछ सुझाव सजेशन देना चाहता है तो वो उनको ये बता भी सकता है, और वो डिपार्टमेंट को मेल भी कर सकता है, और वो प्रमोद जी को कॉन्टैक्ट कर सकता है कि ताकि वो भी उनके थ्रू वो चीज़ों को भेज सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए। आई होप आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो ये सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमोद जी, हम स्टार्ट कर ले, किसी का वेट करने की जरूरत तो नहीं है आपको? ओके, नो सर, स्टार्ट प्लीज। ओके।
आज की डिस्कशन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स पे रखेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में क्या आया था वो आप सभी लोगों को पता है, और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या रेलेवेंस है और उसका भी रिलेशनशिप है इस रूल्स को आने में। ये काफ़ी बड़ा रूल है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं आज टाइम को देखते हुए और ज़रूरी चीज़ों को देखते हुए मैं ये बात करेंगे, और अगर आपको लगेगा कि ये सेशन को दोबारा करने की ज़रूरत है तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पहले इस रूल्स का स्कोप क्या है, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। सेकंड हम ये बात करेंगे कि, जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी इंडस्ट्री को रिलेशंस में आती हैं, जो कूलिंग ऑफ पीरियड डिफाइन क्या है, डायरेक्ट सेलर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क कैसे डिफाइन किया गया है, पिरामिड स्कीम क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये एक शब्द है, और मिस सेलिंग जो रूल्स में आया है ये गाइडलाइन में नहीं था। एक हम कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी और डायरेक्ट सेलर का क्या ऑब्लिगेशन उसके बारे में बात करेंगे, और प्लस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक समरी सेशन कर लेंगे जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आंसर्स होगा तो हम उसको एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो है वो सेक्शन 101 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर है। उसके अंदर जो सेक्शन 2 है, सब क्लॉज ZC है, वो ये मेंशन करता है कि ये रूल्स बनाने की पावर सेंटर में है। ये जो रूल बने हैं, ये जो सेक्शन है ZC करके, ये तीनों चीज़ों पे दो चीज़ों पे इफेक्ट करता है, वो है ई कॉमर्स पे और डायरेक्ट सेलिंग पे। इनमें से जो भी इंडस्ट्री में गलत चीज़ें होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उन दोनों को कवर करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ही ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग दोनों का लीगलाइजेशन का जो स्टेप है वो स्टार्ट हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का जो स्कोप है वो किस किस को कवर करता है, वो हर तरह के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को कवर करता है। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कोई भी सामान या सर्विस का देना, किसी भी तरीके की कंपनी कोई भी सामान इंडिया में सेल कर रही हो, और उन सभी कंपनीज में अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस होती है डायरेक्ट सेलिंग की, वो इस चीज को कवर करता है। अब इसमें कई जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं कि कई कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि हम एफिलिएट करते हैं, हम नेटवर्किंग MLM में नहीं आते या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, या कई कंपनीज कहती हैं कि हम सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम 5 या 6 लेवल में प्लान में पैसा बांट देते हैं पर हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब इस क्वेश्चंस का सबका आंसर इस स्कोप ऑफ वर्क पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड एक ऐसा शब्द है, आप सभी जिस इस सेशन में आए हैं तो सब जानते होंगे। नॉर्मल भाषा में बात की जाए तो कूलिंग ऑफ पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता, तो कंपनी उसके ऊपर कोई लेवी या पेनल्टी ना लगाए। पहले जो हमारी गाइडलाइंस थी 2016 की, उसके अंदर भी ये मेंशन था, लेकिन वो थोड़ी क्लैरिटी से नहीं था। अब ज़्यादा क्लैरिटी से ये इसमें दे दिया गया है, और साथ ही ये मेंशन कर दिया गया 30 दिन का। पहले कूलिंग ऑफ में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। हमारा रिफंड या रीपरचेज या बायबैक में 30 डेज होता था, पर कूलिंग ऑफ में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। अब ये कूलिंग ऑफ क्लियर हो गया है कि वो 30 डेज का पीरियड दिया जाएगा। इसके आगे चलते हुए अब जो डायरेक्ट सेलर इन्होंने डिफाइन किया है, डायरेक्ट सेलर कौन होगा? डायरेक्ट सेलर वो है जिसको एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अपॉइंट या ऑथराइज कर रही है थ्रू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में पहले जब गाइडलाइन बना था उसमें भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, फिर उसके बाद एक डिक्लेरेशन आया था जिसको हमने ई कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन अभी ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट को ई कॉन्ट्रैक्ट में कब कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली 21 तारीख के बाद जब डेट को खत्म होता है पीरियड, तो उसके बाद वो आता है। एक चीज नोट करने वाली है, जो दो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करना होता है काम करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की क्या डेफिनेशन है। डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन जो हमारे रूल्स में अब आई है वो उन्होंने पिक किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है वो ये कहता है कि कोई मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क ऑफ सेलर्स, यानी बहुत सारे सेलर्स अगर उनके नेटवर्क के थ्रू ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं या वो सर्विसेज को सेल करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, उसको वो डायरेक्ट सेलिंग मानते हैं।
इसमें से इम्पोर्टेंट चीज जो हमें नोट करने वाली ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस थी उसमें भी यही डेफिनेशन थी कि आप घर घर जाके बेच सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन करके प्रोडक्ट को कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में ये कर सकते हैं। लेकिन वो 2016 की जो गाइडलाइन थी वो ये कहती थी कि आपको डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ product goods or providing of services as a part of network of direct selling other than under a pyramid scheme। तो वो पिरामिड स्कीम से अलग होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो थी वो उसको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस मॉडल को उसी में डिफाइन करती थी। जो रूल्स में नहीं आया है, तो रूल्स ने क्या किया, प्रिसाइज कॉन्साइज चीजें बनाने के बाद पिरामिड स्कीम को अलग से स्पेसिफाई किया है। कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या है? पहले गाइडलाइन में ये कहा गया था कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो किसी भी तरीके के पिरामिड स्कीम में ना हो और वो गुड्स और सर्विस सेल करे थ्रू डायरेक्ट सेलर, वो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है। इन दोनों डेफिनेशंस को मान लिया गया है और दोनों इसमें रूल्स में भी यही रखा गया है। इसमें से एक वर्ड एक्स्ट्रा कर दिया, ऐड हो गया है, वो मनी सर्कुलेशन स्कीम है। यानी ऐसी कंपनी जो पिरामिड या मनी सर्कुलेशन में नहीं है और वो गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं, तो वो ही डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मानी जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क है कि एक ऐसा नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स बनता है जो लोग एक दूसरे को स्पॉन्सर करते हैं। एक डायरेक्ट सेलर जब दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है और उसे स्पॉन्सर करता है, जिससे फर्दर लेवल क्रिएट कर दी जाती है, यानी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं डायरेक्ट सेलर्स के बीच में, उसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का डेफिनेशन दिया गया है। और इसके अंदर हमने दो वर्ड क्लियर कर दिए हैं, वो है इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर। यानी कि अगर डायरेक्ट सेलर दूसरे डायरेक्ट सेलर को इंट्रोड्यूस कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है और उनसे वो ग्रुप क्रिएट हो रहा है, यानी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, उसको ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कह रहे हैं। उसे जो भी उसको बेनिफिट मिलेगा, एक जो यानी इन्होंने पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल सपोर्ट करे, और बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ सेल होना चाहिए गुड्स या सर्विस का। इस चीज को इस तरीके से समझें कि हम जो भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करें वो किसी ना किसी तरीके से किसी सेल से लिंक होना चाहिए। अगर कोई पैसा वो सेल कमीशन बिना सेल के लिंक हो रहा है तो उसको वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस मॉडल नहीं मानेंगे। इसके अलावा साथ में कुछ एडिशनल इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हैं और ये पहले गाइडलाइंस में थी और ये अब रूल्स में भी इन्होंने ऐड किया है कि इसके अंदर डायरेक्ट सेलर को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी रिन्यूमरेशन मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको तभी मिलेंगे जब तक उसका गुड्स या सर्विसेज से लिंक है। सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था, जिसके अंदर उन्होंने अभी मेंशन किया है कि इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। एक्चुअली वो खरीदना तो होता है, लेकिन इसमें डेफिनेशन का जो मतलब आता है, वो इंटरप्रिटेशन आती है, वो ये आती है कि उसको आप फोर्स नहीं कर सकते गुड्स या सर्विस की, कि आपको ये 2000 का खरीदना ही पड़ेगा, ये 5000 का खरीदना। फोर्स्ड सेलिंग जो शब्द है वो इस पॉइंट के अंदर कवर की जाती है, जो इंटरप्रेट की जाती है। जो थर्ड पॉइंट है वो नॉर्मल पहले भी पॉइंट था, वो अब दोबारा से पॉइंट इन्होंने रखा है कि हमें किसी भी तरीके का एंट्री, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वो नहीं लेना है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन इक्विपमेंट की कॉस्ट या सब्सक्राइबर या मेंबरशिप कॉस्ट। ये भी जो ऑब्जेक्शन आता है सब्सक्रिप्शन का या मेंबरशिप का कॉस्ट का, वो भी इसी में पॉइंट में कवर किया जाता है। नॉर्मली आप यूरोप की कंपनीज देखेंगे या यूएस की कंपनीज देखेंगे, इंडिया में कंपनीज कम है जो ये काम करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि आप 10,000 रुपये देके उनसे मेंबरशिप लेते हैं, फिर वो आगे बेनिफिट देते हैं। वो बिजनेस मॉडल इंडिया में अब वैलिड नहीं है। बायबैक और रीपरचेज पॉलिसी आपको देनी है करंट मार्केटेबल गुड्स की। अगर वो अनपैक है और वो यूज नहीं किया गया है तो आपको उसे 100% देना चाहिए। इनकेस अगर आपको लगता है कि उसने खोल दिया है प्रोडक्ट, उसने यूज कर लिया है, उसके बाद आप उसके कुछ टर्म्स बना सकते हैं उसके बायबैक देने के लिए। जनरली कंपनीज अपने हिसाब से 5-10%, 15% का रख के एक प्रोसेस नॉर्मल से क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो हो उसके साथ डिस्क्राइबिंग द मटेरियल टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। अब जो मटेरियल टर्म्स है उसके अंदर वो सभी पॉइंट आ जाते हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होने चाहिए। यानी आप जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका बायबैक, रीपरचेज, कूलिंग ऑफ, वारंटी, रिफंड, ग्रीवेंस, वो सभी प्रोसेस लिखें।
कई बार हम क्या करते हैं कि मैंने कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे देखे हैं कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन एक साइड होती है, प्लस वो अलग से बायबैक दे रहे होते हैं या अलग से रीपरचेज दे रहे होते हैं। आप जो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट सेलर के साथ करें, उसके साथ जो एग्रीमेंट करें, उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी रख लीजिए। मिस सेलिंग, मिस सेलिंग ऐसा शब्द है जो हम सबको पता है हमारे मार्केट में। जब हम कोई चीज़ कस्टमर को आधी इन्फॉर्मेशन देके या बिना बताए हम उसे बेच देते हैं, जिसपे वो कस्टमर या डायरेक्ट सेलर डिसीजन ले लेता है इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का, काम शुरू करने का, वो काम शुरू कर लेता है। ये पहले हमारी गाइडलाइंस में नहीं था, ये अब इस रूल्स में दिया गया है कि अब आप मिस सेलिंग के लिए भी लायबल होंगे अगर आप ये चीज़ को इनकरेज करते हैं। पिरामिड स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन है जो हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा लिंक करता है। अब आप समझते हैं कि पिरामिड स्कीम को ये डिफाइन कैसे करते हैं या ये लिखते कैसे हैं। पिरामिड स्कीम को ये मानते हैं कि एक ऐसा कोई भी नेटवर्क बने जिसके अंदर से एक इंसान या सब्सक्राइबर, जिसे हम वर्ड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर अगर हम रेफर कर रहे हैं, या कोई भी इंसान किसी को लेकर आता है, किसी को ज्वाइन कराता है, जिसके ज्वाइन करने से उसको फायदा मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, और जो ऊपर वाला इंसान है उसको हमेशा वो फायदा मिलता रहता है और नीचे वालों को आने से ही उसको पैसा बढ़ता है। इस प्रोसेस को, इस एक्शनों को, इस परफॉर्मेंस को देने के लिए जो वर्ड दिया गया है वो पिरामिड का दिया गया है। अभी हमें ये समझना है कि ये इसका इम्प्लीकेशन क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या है। क्या सभी चीजें स्ट्रक्चर में पिरामिड होती हैं? इसका आंसर हाँ होता है, लेकिन पिरामिड नेटवर्क है, गुड्स और सेल्स की बिल्स की वजह से है, और उनको समाने का मौका नहीं मिलता, उनको काम करने की वजह से ऊपर मिलता है, या नीचे वाला इंसान अगर ऊपर आ सकता है तो वो चीजें पिरामिड को ब्रेक करती हैं। सो आप जब भी अपना बिजनेस प्लान या कॉम्पनसेशन प्लान लिखें या बनाएं, उसको इस तरीके से लिखें या बनाएं या फॉलो करने की कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके से किसी पिरामिड स्ट्रक्चर में ना आए। आपके साथ प्रमोद भाई हैं, वो बता सकते हैं कि कई प्लान सब, जैसे सिंपल मैट्रिक्स प्लान हो जाता है, फोर्स मैट्रिक्स का 327 का प्लान हो जाता है, कई बार आपको ऑटो पूल का प्लान आ जाते हैं, कई बार सिंपल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कि 5002 और 5000 के नीचे का ही एक स्ट्रक्चर लग रहा होता है, पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग चल रही होती है, रीपरचेज नहीं होती। तो कुछ ऐसी चीजें प्लान को ब्रेक करती हैं, प्लान को खराब करती हैं, जिसकी वजह से प्लान पिरामिड की तरफ मूव कर जाता है। असल में पिरामिड में सारी इनकम्स पिरामिड नहीं होती, लेकिन कोई एक आध इनकम पिरामिड की तरफ इशारा कर देती है। तो आप जब भी अपने प्लान की कंसल्टिंग करें अपनी टीम में या सबके साथ, तो इन चीजों का ध्यान रखें। जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस थी, लेकिन उसका एक चीज बहुत बढ़िया था। असल में उन्होंने एक चीज मेंशन किया हुआ था कि पिरामिड स्कीम जो है उस नेटवर्क को या उस सब्सक्राइबर्स के ग्रुप को नहीं लगेगा जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बनाएगा। यानी कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हैं जिसमें हम बेनिफिट जो है, जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जो अवार्ड रिवॉर्ड हमारा जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मॉडल है, अगर वो गुड्स और सर्विसेज की वजह से सेल हो रहा है तो वो उसको पिरामिड में काउंट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट को हमें डिपार्टमेंट को डालने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप ये पॉइंट डालें। तो आप में से जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ ये एक पॉइंट है जो नए वाले रूल्स में डलना चाहिए, तो वो प्रमोद जी को कनेक्ट करें, और ये एक हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ओनर ये एक मेल लिखे मिनिस्ट्री को कि सर हमारे को पिरामिड का से तो वैसे ही दूर रहना है, हम वैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमने वैसे ही पैसा जो होता है हमारे तो प्रोडक्ट की सेल से, गुड्स और सर्विसेज से बढ़ता है। बट हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है जो पिरामिड की, उसमें ये डाल दिया जाए कि जिस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का प्लान, कॉम्पनसेशन प्लान आप अप्रूव कर रहे हैं कि उसमें पैसा जो है, बेनिफिट जो है, वो प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज से अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको पिरामिड में ना रखा जाए। एक नया एडिशन जो अब किया गया है वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप एक शब्द समझें तो एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है जिसके अंदर सभी चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने किसी भी तरीके कोई भी गलत काम किया वो उसके अंदर आ जाता है। आपने किया, कई बार बोतल कार्टन में जाता है, बारिश में लेबल खराब हो जाता है, कार्टन खराब हो जाते हैं, कस्टमर को ठीक चीज नहीं मिलती है। तो इन सभी चीजों को जो होता है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। कई बार हम अपने प्रोडक्ट को बता देते हैं कि वो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि वो ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है। कभी हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को सीधा A to Z आसमान तक ले जाते हैं,
उन सभी चीजों को इस सिंगल रूल के अंदर कवर किया गया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट की एफिकेसी, यानी प्रोडक्ट को कैसे बेनिफिट दिया जाता है। कई बार हम प्रोडक्ट की एफिकेसी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्किन पे लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, रात को लगाओ सुबह आप शाइन कर जाएंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जिसे कहा जाता है, वैसे ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एक पनिशेबल है, उसका क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर काम आता है, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग में देखा गया कि कई बार ऐसी चीजें निकल जाती हैं। अभी ये सबसे ज्यादा कोविड के टाइम देखा गया कि जब हमने कई ऐसे क्लेम्स देखने को मिले मार्केट के अंदर कि 100% कोविड आप इलाज करा सकते हैं और इसको यूज करने से आपको कोई बैक्टीरिया वायरस छू नहीं सकता। तो इस तरीके की चीजों को अब हमें रिटर्न में और प्रिंट में और वेबसाइट में और ये कोशिश करनी है कि हमारे डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो ऐसी बातें ना करें, और हम ये कोशिश करें कि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें उनका टेस्ट रिपोर्ट्स हों और उसी टेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर हम आगे उस प्रोडक्ट को पिच करें। एक प्रोडक्ट के साथ आपको और जो समझने की अब एक इम्पॉर्टेंट जरूरत है वो ये है कि ये पहली बार ये देखा गया है कि प्राइस के रेलेवेंट में कोई चीज निकाली गई है कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस क्या होनी चाहिए। अभी भी ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ब्रॉड है, यानी कि मैं कहूँ कि इसमें अभी भी काफी कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी, लेकिन इसमें ये क्लियरली कहा गया है कि आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसकी जो प्राइस है वो मार्केट के रेलेवेंस होनी चाहिए। अगर सेम प्रोडक्ट मार्केट में कोई और बेच रहा है तो या आपको प्रोडक्ट उसके साथ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि आपके ये प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव क्यों है। इसके ऊपर अभी भी फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा और इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे और इसके अंदर हम साइंटिफिकली क्या स्टडी करेंगे। ये एक अभी इसके प्रोसेसेस बनेंगे, ये हम डिपार्टमेंट को क्वेश्चन डाल के इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। बट इसके अंदर ये आपको पॉइंट को अब ध्यान से रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्राइसिंग है, अब हम कोई भी चीज़ कहीं पे भी ना रखें। कई बार मार्केट में देखा गया कई लोग 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में सेल कर देते हैं और वो कोई भी प्राइस इन्फ्लेशन होता है। अब प्रैक्टिकल प्राइसिंग या रेलेवेंट मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग होनी चाहिए गुड्स की, ये ऐसा इस रूल्स में कहा गया है। एक चीज और इसमें मेंशन की है कि गिफ्ट और प्राइजेस को लेके, कि अगर आप कभी किसी चीज को गिफ्ट दें या फ्री दें और उस टाइम पे पता चलता है कि आपने उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के उसमें से कुछ चीज गिफ्ट फ्री कर दी है। कई बार कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि आपने 10 रुपए की चीज थी, आपने 15 रुपए की कर दी और उसमें 5 रुपए का गिफ्ट आइटम डाल दिया। तो ऐसी चीजों से आप बचें। अब इसके बारे में एक बड़ा सिंपल क्लियर रूल है कि आप कैसे प्रमोशन रन कर सकते हैं। आपको जो बिल देना है, मेमो और रिसीप्ट ऑफ, आप जब आप अपने डायरेक्ट सेलर जब अपने कस्टमर्स को गुड्स देगा या रिटेलिंग करता है तो उसको अपना बिल और कैश मेमो देना है। और ये अब आप मैंडेटरी है कि आप उसको रिसीव दें। उसमें क्या क्या प्रिंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको जो प्रिंट होगा उसके अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका उसका जीएसटी नंबर, उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रायोरिटी है, उसका नोडल ऑफिसर की डिटेल या कस्टमर केयर की डिटेल और एड्रेसेस, ये सब कस्टमर को पता होना चाहिए। और रिफंड पॉलिसी जरूर से पता होनी चाहिए आपको बताने के लिए। अभी बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की ड्यूटीज के बारे में। ये पहला पॉइंट आ गया है कि उसके इंडिया के अंदर उसका फिजिकल लोकेशन में ऑफिस होना चाहिए। ये इसलिए भी रखा गया है कि कुछ कंपनीज बाहर से ऑपरेट करती हैं इंडिया के अंदर और वो इंडिया के लीगल सिस्टम में आ नहीं पाती, तो उसको कवर अप करने के लिए ये किया गया है। सेकंड, इसका लेकिन क्लैरिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है कि क्या स्टेट्स के बाकी ऑफिसेस को कैसे काउंट किया जाएगा। क्या हमें स्टेट्स में बाकी ऑफिसेस में भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? जैसे गाइडलाइंस के अंदर सेंटर एक एडवाइजरी मोड पे था और स्टेट से जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो अभी आपको हर स्टेट में जहाँ पे भी गाइडलाइन नोटिफाई होती थी वहाँ पे आपको अपने आप को सबमिट करना होता था, रजिस्ट्रेशन देना होता था। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो 2 सेट ऑफ फाइल्स लेते थे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में उनकी आपकी फाइल्स आती थी। अभी ये क्लैरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट, जो सी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। अब आप कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं? हमें जनरली ये
सबको एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सर जिसमें मेरा लोगो लगा हुआ है वो तो मैं बेच सकता हूँ। क्वेश्चन आता है कि कभी किसी दूसरे के लोगों का सामान बेचने के लिए, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास जो भी लोगो लगता है, जिसको हम ट्रेडमार्क कहा जाता है या सर्विस मार्क कहा जाता है अगर सर्विस के केस में है, वो या तो आपका हो या जिसका है उसने आपके पास होल्डर एग्रीमेंट दे रखा है कि इस सालों के लिए, इस पीरियड के लिए आपने मेरा एग्रीमेंट, जो मेरा ट्रेडमार्क है वो आप यूज कर सकते हैं, उसका एग्रीमेंट होता है, होल्डर एग्रीमेंट कहा जाता है उसको। या आप ये कह सकते हैं कि लाइसेंसी जो है, आपको मैंने लाइसेंस दे दिया, जैसे रीबॉक इंडिया में आता है तो रीबॉक यहाँ पे लाइसेंस दे देता है, तो वो सब लाइसेंसी का सिस्टम होता है ट्रेडमार्क देने का। तो यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचें आपके बाद, उसमें ये तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि उन प्रोडक्ट का जिनके पास आपके पास ये नहीं है। अब जैसे कई कंपनीज ऐसी हैं जो कई बार ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर देती हैं, जैसे हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि राजधानी का प्रोडक्ट बिक रहा है या पतंजलि का प्रोडक्ट बिक रहे हैं। सो वो जो प्रोडक्ट हैं जिनका आप ट्रेडमार्क के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिनके पास आपके पास ओनर, होल्डर या लाइसेंसी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट पे आप कमीशन नहीं दे सकते। तो कोई भी जो जनरल ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर मार्केट से उठा के अगर आप सेल कर रहे थे, जब तक उनका ये नहीं है तब तक आप लाइसेंसी एग्रीमेंट नहीं है, होल्डर एग्रीमेंट नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए जब आपकी ये फाइल सबमिट होंगी डीपीआईटी में, जब आपके दोनों डिपार्टमेंट्स में हो सकता है फाइल जाए, जैसे स्टेट्स में 2 डिपार्टमेंट्स में जा सकती है, सो उस केस में ये वेंडर एग्रीमेंट आप अटैच करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज भी वैसे आप सेंट्रल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में जब आप करते होंगे तो वहाँ पे भी आप भेजते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन अब तो ये मैंडेटरी है कि आप ये एग्रीमेंट भेजें। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि उसको जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देनी है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को। अब ये कई बार देखा गया है कि जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो हमारी कंपनीज, वो इंफॉर्मेशन है लॉगिन पैनल के अंदर दे देती हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में भी क्लियर था कि आपको मैनेजमेंट का प्रोफाइल, अपना बिजनेस प्लान, अपना प्रोडक्ट, अपना ग्रीवियांस सिस्टम आपको वेबसाइट के फ्रंट पे ही देना है। और ग्रीवियांस में भी हमें इसलिए फ्रंट में देना है क्योंकि एक नॉर्मल कस्टमर भी अगर हमसे क्वेरी करना चाहे कंपनी के बारे में, उसके एम्प्लॉयज के बारे में या डायरेक्ट सेलर्स के बारे में, तो कर सकता है। अगर वो लॉगिन पैनल के अंदर इंफॉर्मेशन चली जाएगी तो वो हमें कनेक्ट कैसे करेगा। रूल्स में इन्होंने क्लियरली एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको प्री परचेज स्टेज कह दिया गया है, यानी कि अगर वो परचेज करने से पहले अगर वेबसाइट चेक करता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोडक्ट्स के हिसाब से वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके अंदर उसका नाम हो परचेजर का, उसके डिलीवरी का पीरियड का डिटेल लिखा हो, अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन का नाम भी आ जाए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल। अब मंथ एंड ईयर इन विच द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड जो होता है वो नॉर्मली आपके प्रोडक्ट का जो कैटलॉग होगा या आप ऑनलाइन जो प्रोडक्ट विजिबल करते होंगे या उसके बैक एंड पे इंफॉर्मेशन होती है। रिफंड का प्रोसेस, वारंटी का, रिटर्न का प्रोसेस, ये सब आना चाहिए। ये साइट पे, वेबसाइट पे फ्रंट पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए सारी की सारी। इनके अलावा एक एक्ट है जो आपको अब ये मैंडेटरी है, ये है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। यानी कि जब आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का आप डिक्लेरेशन लेंगे, ये आपको फाइल के साथ सबमिट करना होगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एक्चुअली एक ऐसा एक्ट है जो 2 चीज़ों पर रेलेवेंट करता है। वो तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर है, लेकिन वो इस चीज़ पे भी मैटर करता है कि वो ऑनलाइन क्या विजिबल होता है। तो अगर आप जब भी अपना लीगल मेट्रोलॉजी का लाइसेंस लें तो उसमें एक सेंट्रल का लाइसेंस आप लें पहले तो, क्योंकि कई लोग इसमें स्टेट का लाइसेंस ले लेते हैं। आप सेंटर का लाइसेंस लें, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी इसमें, और इसमें आप ऑनलाइन क्या प्रोडक्ट विजिबल कर रहे हैं वो भी इसमें आप जरूर चेक करें। पिछला अनफॉर्चुनेट रहा कि कुछ कंपनीज को ऑफलाइन इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ी है और किसी कंपनीज को ऑनलाइन भी पे ओपन खुदरा प्रोडक्ट, वो पैकेजिंग प्रोडक्ट पे डील करता है जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए वैलिड है। अच्छा, ये आपका 2 स्टेट और हैं, पंजाब और महाराष्ट्र में, ये उनकी गाइडलाइंस में भी मैंडेटरी है। सो पंजाब और महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप उन स्टेट्स में काम करते हैं तो वहाँ सबमिट करते हैं ये आप अपनी फाइल्स को, तो वहाँ पे भी लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जाता है।
ग्रीवियंस रिड्रेसल ये आपका एक ऐसा शब्द है जो पहले से गाइडलाइंस के अंदर था। आप सभी ने अपनी अपनी वेबसाइट में फ्रंट में रखा होगा, जितनी नई कंपनीज है वो भी इसका एक सिस्टम रख रही होंगी। ग्रीवियंस में दो सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि आप कंप्लेंट कैसे लेंगे, और एक फॉर्मेट फॉर ग्रीवियंस होता है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कि कितने दिनों में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो एक आपने वेबसाइट पे डालना होता है ये इन्फॉर्मेशन अब आपको। अब इसमें जो इन्होंने ऐड कर दिया है वो ये है कि जो नोडल ऑफिसर होगा उसका जो नाम है वो आपकी वेबसाइट पे टेलीफोन नंबर के साथ होना चाहिए अलग से, और जो भी आपकी प्रोडक्ट शीट जाती है उस प्रोडक्ट शीट के ऊपर भी आपके ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम जाना चाहिए। यानी हमारा अगर प्रोडक्ट का कैटलॉग है या ब्रोशर है या कभी सिंगल पेज लीफलेट है, या उस पर भी आप उस नोडल ऑफिसर का नाम डाल के रखें, ताकि वो पता चल सके कि उस नोडल ऑफिसर को किसी चीज अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है मिस सेलिंग के लिए, तो वो उस नोडल ऑफिसर को दे सके। प्रोसेस क्या रहेगा ग्रीवियंस का? पहले ये जो प्रोसेस था वो पहले क्लियरली 30 डेज का एक मेंशन किया गया प्रोसेस था कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट होती है तो ग्रीवियंस ऑफिसर को 30 दिन में कंप्लेंट करनी है। अब 48 घंटे के अंदर हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट करनी होगी कि ये कंप्लेंट हमारे पास आई है। तो जनरली एक प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई कंप्लेंट करता है, चाहे वो वॉक इन करे, चाहे वो ईमेल पे करे, चाहे टेलीफोन पे करे, तो आप एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर देते हैं, टिकट नंबर आप जनरेट कर लेते हैं। अब उसके बाद 48 घंटे में हमें उसको एक्नॉलेज करना है, और 1 महीने में हमें उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। और उसके बाद आप जब उसको कंप्लेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप उसे डिले करते हैं तो आपको एक रीजन देना पड़ेगा ये डिले क्यों किया है। मुझे ओके, ठीक है। इसके साथ साथ एक दो चीजें और चेंज हैं। सो पहले हमारे पास एक नोडल ऑफिसर होता था गाइडलाइंस में, अभी नोडल ऑफिसर के अलावा एक ग्रीवियंस ऑफिसर है जो आपको मेंटेन करना है, और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मेंटेन करना है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वो होगा जो एक्ट और रूल्स की इंप्लीमेंटेशन देखेगा। एक्ट का मतलब समझे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो इसमें रखा जाएगा। इसमें आप कई जगह नोट करेंगे कि ई कॉमर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये मेरे ख्याल से जब आप 21 तारीख के बाद उसका अमेंडेड ड्राफ्ट आएगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ई कॉमर्स की इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन आप इसको एज अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ही रीड करें। लेकिन हो सकता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको ई कॉमर्स में भी अप्लाई करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक इन्वेंट्री लेड मॉडल है नहीं है। लेकिन हम सिंगल अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन देते हैं, कस्टमर जो होता है वो ऑनलाइन ये डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है। तो इसकी भी एक फर्दर क्लैरिटी डिपार्टमेंट से सॉर्ट की गई है। तो कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट में 3 चीजें हो गई आपकी: चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर। तीनों लोग जो हैं वो आपके सीनियर कंपनी के, आप इनको किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। एक नया पॉइंट जो डायरेक्ट इसमें देखा गया है वो देखा गया है कि कुछ डायरेक्ट सेलर्स जो लोगों को गलत प्रोडक्ट बेच देते हैं या गलत एडवाइस कर देते हैं, और वो कभी मिलावटी प्रोडक्ट अगर बेच देते हैं, उनका नाम कंपनी अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करे। या वो लोग जो सर्विस नहीं देते अपने टीम को या लोगों कस्टमर को सर्विस नहीं देते, उनका नाम पब्लिकली आपको अपनी वेबसाइट पे और ऑफिस में डालना पड़ेगा। ये आज से पहले कभी हुआ नहीं, ये डिस्कशन और ये, तो वो लोग ये ऐसा ना करें, और उनका नाम आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनएसएच नाम से ये फेमस ये है जाना जाता है, इसमें आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई आप ये कस्टमर का कंप्लेंट आता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में, और एक साइड इसको आप एक पैरेलल मार्केट प्लेस की तरह समझें कंप्लेंट का, कस्टमर ने कंप्लेंट की ऑटोमेटिकली आपके पास कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब ये आपको सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर, ओके,
इसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि इसमें ना आप जब रूल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने एक शब्द देखा होगा कि पेमेंट ऑन इमीडिएट सेल और इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डायरेक्ट सेलिंग में तो काम होता नहीं। इसलिए ये जो पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट से हमने सॉर्ट आउट किया है कि ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डायरेक्ट सेलिंग में होता नहीं है। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? तो अगर आपको भी इसमें से कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बिजनेस प्लान को रिलेशन में है। कई बार हमने देखा है कि बिजनेस प्लान इस तरीके से ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं, 5,000 10 लोगों को लेकर आओ, आपके 5,000 रुपये वापस, या लीडर्स मार्केट में से कमिट कर देते हैं कि 3,000 करने के बाद 4 लोगों से 3,000 वापस आ जाएं। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है कि आप पैसे लगा के इतने लोगों से पैसे वापस कर सकते हो, ये आप अलाउ नहीं है। आप उस तरीके से कस्टमर्स को इस तरह का लालच नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूल है, वो ऑर्डर फॉर्म के ऊपर है। ऑर्डर फॉर्म में आपको जो कंपनी का ऑर्डर फॉर्म होगा उसमें नाम, एड्रेस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा DPIT से, वो नंबर होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द डायरेक्ट सेलर होना चाहिए ऑर्डर फॉर्म पे। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और मांगा है, वो है आइडेंटिटी प्रूफ। इसके हमने क्लैरिटी सॉर्ट की है कि हर ऑर्डर फॉर्म पे डायरेक्ट सेलर की आइडेंटिटी प्रूफ कैसे दी जा सकेगी। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट से फर्दर इनमें इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को DPIT डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, उसमें रजिस्टर करना है, और जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसको लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को भी रजिस्टर करना है, और अभी इन्होंने सारे डायरेक्ट सेलर्स को भी कहा है रजिस्टर होने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डायरेक्ट सेलर्स का भी इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। ये प्रोसेस कैसे होगा कि हम डायरेक्ट सेलर्स को रजिस्टर कराएंगे, इसके लिए अभी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट की गई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना और इसके काफ़ी सारे पहलू हो जाते हैं कि अब डायरेक्ट सेलर रजिस्टर करेगा तो उसका पैन कार्ड रजिस्टर होगा, तो वो कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। उसमें आपको प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब आप DPIT में रजिस्टर करने का प्रोसेस आएगा तो उनके भी शायद कुछ वर्किंग रूल्स आएंगे फॉर्म में। उसके ऊपर आपको रहेगा। ये अगर आप सब नहीं करते, मतलब इन द सेंस कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अगर नहीं ये सब रूल्स को फॉलो करते, तो उसमें जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सेक्शन 35 के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा कि आप इसमें कैसे आपको कैसे पेनलाइज किया जाएगा, या वॉयलेशन के ऊपर कैसे पेनल्टी रेज की जाएगी, ये सब इसके अंदर आएगा। तो दोस्तों मैं ये सेशन ये तो थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन थी, रूल्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने प्रोडक्ट किया था। अब आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं प्रमोद जी से पूछना चाहूँगा, तो वो प्रमोद जी आप बताएंगे इसको आगे कैसे करना चाहेंगे सेशन को। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है डिटेल में। कुछ क्वेश्चन सर मेरे पास में, मेरे सभी के बिहाफ में मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों को हमेशा ये कहा जाता है कि बुकिंग अमाउंट के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाद में प्रोडक्ट दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में मेरे क्लाइंट की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से मेरे पास में आते रहे हैं। मैं सभी के बिहाफ में ये क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, और उसके बाद में हम एक ऐसा करेंगे कि आप जिनका भी क्वेश्चन आंसर्स होगा वो हैंड रेस करें और हम उन्हें अनम्यूट करेंगे और फिर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन को लेंगे। तो पहले मैं सभी के बिहाफ में जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा। फर्स्ट, जैसे कि आपका बुकिंग अमाउंट लेने के बाद कई लोग ऐसे करते हैं कि बुकिंग अमाउंट 50% ले लेते हैं, या एक लमसम अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर वो आफ्टर सम टाइम वो बाकी का रिमेनिंग पेमेंट लेने के बाद वो करते हैं। तो दैट इज अलाउड, और इसके पीछे कुछ गाइडलाइंस हैं ऐसा आपका?
प्रमोद भाई, आपने भी कहा ना कि पिरामिड का एग्जांपल क्या होता है, तो यही मनी सर्कुलेशन है और कुछ नहीं है। जी जी देखिए, जी पहली चीज बुकिंग, एडवांस जैसे जो शब्द होते हैं उसके ऊपर आप कमीशन नहीं दे सकते। कमीशन तो आप दे सकते हैं जब वो कंप्लीट हो। हेलो, आवाज आ रही है प्रमोद जी? जी जी जी, आवाज आ रही, बीच में ब्रेक हो गया था सर। सो पहला क्वेश्चन, बुकिंग और एडवांस पे तो आप कमीशन दे ही नहीं सकते क्योंकि वो सेल ही पूरा नहीं हुआ है। तो आप दूसरा, जी अगर आप बिल्कुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक एग्जांपल से मनी सर्कुलेशन का ही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन आता है सर मेरे पास में, जैसे कि हम ई कॉमर्स के तहत जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे अदर प्रोडक्ट्स हैं, आईटीसी का प्रोडक्ट हो, या हिंदुस्तान का हो, या यूनिवर्स का हो, तो उनसे कैसे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि जो भी हम जिस भी मैन्युफैक्चरर के साथ में हम प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उनके ब्रांड पे, या हम अपने साथ, अगर हम हमारे ब्रांड के साथ में जब उनको सेल करते हैं तो वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अगर हम रीपर्चेज के थ्रू या अदर प्लान्स के थ्रू हम जब सेल करते हैं, तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, या किस तरीके से होगा ये? प्रमोद जी, देखिए, गाइडलाइन से क्लियर थी कि आप क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिसके अंदर ओनर, होल्डर और लाइसेंसी क्लियर था कि जी जी अब बिल्कुल। वो लेकिन उसका कई जगह ना उसका मिसयूज होता था। कई लोग ई कॉम अपना एक स्टोर खोल देते थे या मार्केट प्लेस खोल देते थे और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर या सीएनएफ से माल उठा लेते थे और माल बेच लेते थे। इसलिए इस रूल में तो बहुत क्लैरिटी आ गई कि आप जो भी माल बेचें वो उसका आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट देखिए, बड़ी कंपनीज तो इतनी जल्दी एग्रीमेंट नहीं करेंगी कि वो अपना ट्रेडमार्क आपको दे दें, लाइसेंस करने सेल करने के लिए दे दें, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी अब मुझे लगता है कि अगर हम कंपनीज को अप्रोच करें और उनसे बात करें कि आपके पास क्योंकि देखिए, अब डायरेक्ट सेलिंग के लीगल होने से बहुत सारे ब्रांड और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहेंगे। तो आप अगर उनसे बिल्कुल बात करें कि सर हम ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन हम तभी बेच सकते हैं जब आपके पास हमें ओनर, होल्डर या आप लाइसेंसी का एग्रीमेंट देंगे, तभी बेच पाएंगे, तभी वो आपके साथ आप एमएलएम में डायरेक्ट सेलिंग में बेच पाएंगे। आप उसके लिए ओके उनका एक ओके। वो भी कर सकते हैं, कोई उनकी लीगल टीम से कंसल्ट कर सकते हैं कि मिलके एक जॉइंट ऐप बनाया जा सके और एक मतलब, क्योंकि वो भी लोग अपना ब्रांड को, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करेंगे, तो मिलके कोई ट्रेडमार्क बना के, कोई एग्रीमेंट बना के आप मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सर हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी आपकी कि हमें अभी सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बोथ प्लेस पे? देखिए, गाइडलाइंस में तो कराना पड़ता है क्योंकि हर जी स्टेट अपनी लिस्ट भी प्रोसेस करती हैं, हर लिस्ट अपनी, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकाला। ये समझे तो सेंटर से ने भी आज तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निकाला था जो पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है। तो पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली फीस लेने के बाद 5,000 रुपये उनकी फीस होती है, जिसके बाद वो आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो उनकी लिस्ट की प्रोसेसिंग होती है। ओके। और वो स्टेट तो आपके जो कस्टमर केयर नंबर है, ग्रीवियांस के नंबर है, वहां पे कॉल करके भी चेक करते हैं कि आपके नंबर वैलिड है कि नहीं है, नंबर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जी जी सो एज ऑफ नाउ तो गाइडलाइंस में तो कराना है। अभी डीपीआईटी से क्या इंस्ट्रक्शन आता है या 27 तारीख को रूल्स का डिपार्टमेंट का, कस्टमर अफेयर्स का, उसके बाद पता चलेगा कि स्टेट्स का क्या कराना है। जी जी। जैसे आपने अभी नोडल ऑफिसर का जो कहा क्वेश्चन। स्टेट्स, जी हेलो, जो कंज्यूमर एक्ट है उसमें स्टेट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे राज्य का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन आएगा, सबमिशन आएंगे। सर, एक कंफ्यूजन ऐसा हमेशा रहा है, आप फेडरेशन में हैं, मैं भी फेडरेशन में हूँ, तो हमारे बीच में ये हमेशा रहता है कि स्टेट अपने अपने तरीके से मतलब अपने अपने तरीके से रूल्स डिजाइन कर रही है। केरला गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ अलग रूल है, तो दोनों ही रूल्स को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा चैलेंज है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर आप दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। प्रमोद जी, देखिए 99% देखें समझें तो सबके रूल्स, सबके प्रोसेस कॉमन ही है। हम्म। आप ये समझे कि हो सकता है थोड़ा बहुत केरल का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का फर्क आता है, बहुत पंजाब का थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने में फर्क आता है। काम तो उन्होंने भी यही करना है कि जो अच्छी कंपनी है वो अच्छे तरीके से काम करें और जो गलत कंपनी है वो काम ना करें। तो तो तब तक कब? प्रॉब्लम, जी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा सर, तब तक क्या उस स्टेट पे हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना नहीं सकते? क्योंकि ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चलता है, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी इसकी?
प्रमोद जी देखिए, आपको तो पता चल ही जाता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से आता है, ये तो मैं नहीं मान सकता कि आपको ना पता चलता हो। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं देखिए बोल रहा इसको सर, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है मेरा ये कहना है सर कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से देखो आता है, इन द सेंस अब देखिए किस इसका स्टेट को स्पेंड करेगा। जी जी अब देखिए हमारा एक क्लाइंट था जिसका वो राजस्थान में इशू आया कि उसकी एक मतलब उसकी कस्टमर ने मतलब उसके अपलाइन को पैसे दिए 2000 रुपए की, मेरे लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर देना। अब वो जी 2000 रुपए कंपनी में नहीं पहुंचे, वो 2000 रुपए के पीछे एक कंप्लेंट हो गई। अब वो कंप्लेंट सॉल्व बड़ी जल्दी हो गई जब ये हुआ कि उस कंपनी ने सेंटर में भी और स्टेट में भी अपने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं और कंपनी ने वो पैसे नहीं ले रखे थे। अभी आप उसका उल्टा सोचो कि अगर उन्होंने ये कंप्लेंट होती और उनके पास वो स्टेट का एक्सेप्टेंस नहीं होता तो उस केस में क्या होता। तो प्रॉब्लम देखो तभी आती है, देखो कोई भी कंप्लायंस होती है या कोई भी लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉब्लम से बचने के लिए होता है। भगवान ना करे कभी प्रॉब्लम है, इसलिए हम पहले पेपर वर्क करके रख लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। एक सबसे हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं सर, बाइनरी बैन होने वाली है, ये काफी मेरे को क्वेश्चंस आते हैं मेरे व्हाट्सएप में, कम से कम 50 मैसेज ऐसे होंगे सर, क्या बाइनरी बैन होने वाली है या पिरामिड का क्या है। तो जैसा आपने पिरामिड के बारे में तो अभी आपने बताया ही, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहूंगा, बाइनरी बैन होने वाली है क्या, ये क्वेश्चन बहुत हॉट है, इसलिए मैंने खुद ही पूछा इस चीज को। मुझे तो लगा था ये मीटिंग शुरू वहीं से होगी। हाँ जी देखो अगर किसी ने बाइनरी बैन करनी है तो वो पहले वहीं से लिख सकता है, फिर इतने सारे जी पेजेस रूल्स बनाने में मतलब 10 पेज के रूल्स बनाए हमने, तो उसमें एक शब्द ये डाल ही देते हैं कि बाइनरी बैन है, तो फिर काम ही खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर किसी बिल्कुल। ने देखो डिपार्टमेंट ने बंद करना है तो वो कर देंगे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट अगर डिपार्टमेंट ने नहीं लिखा है तो उसका कोई रीजन होगा। सो मेरा मानना यह है कि प्रमोद जी की बिजनेस प्लान, देखो कॉम्पनसेशन प्लान कोई भी किसी भी तरीके का हो, हर प्लान के अपने प्लस और माइनस होते हैं। हमें जी ये बिल्कुल। समझना है कि हम एज अ कंपनी वो क्या चीज चलाना चाहते हैं। सो एक बाइनरी ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर हम कहें जी 5000 रुपए आप लो, 5000 रुपए लेफ्ट एंड राइट लो, 500 रुपए लेते जाओ, उसी में ज्वाइनिंग है, उसी में रीपर्चेस है, उसी में डायरेक्ट है, सब कुछ खत्म हो गया। अब आप उसे टेक्निकली समझो तो वो क्या है, अगर क्या वो एक एमएलएम मॉडल है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, वो एक स्ट्रक्चर ही तो है। अब एक लेकिन दूसरी बाइनरी भी हो सकती है जिसमें आप कस्टमर को कह रहे हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, आप उसके बिजनेस वॉल्यूम पे उसके मैच करके उसके पैसे दे रहे हो। अब वो जब दूसरे बार सामान खरीदना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो रीपरचेस कर सकता है। अब कई कंपनीज होती है कहती है जी आपने दूसरा सामान खरीदना है तो आप दूसरी आईडी लगा लो। अब वो गलतियां भी तो हम ही कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल जबकि सर। अब आप समझेंगे एक दूसरी आईडी की रिक्वायरमेंट ही क्या है। मेरे को एक आईडी है जिसमें मैंने पहली बार माल खरीदा, फर्स्ट परचेस किया, उसी पे मैंने रेगुलर परचेस करता चला गया। हाँ मेरा प्लान चेंज हो सकता है, मेरी इनकम एक्स्ट्रा हो सकती है, मेरी इनकम कम ज्यादा हो सकती है। पहले मेरे को हो सकता है कि 100 रुपए में 10 रुपए मिल रहा हो, दूसरे में 100 रुपए में 20 रुपए मिल सकता है। सो अगर आप समझें, मतलब सॉरी अगर मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि हम सबको ये समझने की जरूरत है कि प्लान को समझना जरूरी है। मैं कई डिफरेंशियल प्लान भी देखता हूं जिसके अंदर प्लान के अंदर शुरू होते ही वो कहते हैं जी आप पहले महीने 0 से 25% पे आओगे और आप 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग ले लोगे। अब आप और एक फिर मेरे को स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है जिसमें सारी टीम कहती है जी हम तो सिर्फ 1.5 लाख की शॉपिंग बेचते हैं। अब मुझे वो नहीं समझ में आता कि वो क्यों कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे को जो डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है ये गाइडलाइन से, रूल से, एक्ट से निकल के, तो हमें भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ठीक चीजें चलाने की। अब कई प्लान ऐसे देखने को मिल एक जाते हैं सोशल जिस दायित्व है अपना। जी हाँ अभी कई एक कंपनी है प्लान था जिसके अंदर वो 5000 रुपए की मैचिंग के ऊपर 30% एडमिन चार्ज डिडक्ट था। अब वो क्या बिल्कुल है, बिल्कुल। अब वो समझे तो असल में वो एक सिस्टम को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई है। जी जी तो ये सब चीजें ही एक्चुअली चीजों को खराब करती है सर। बिल्कुल सर। काफी सारे हैंड रेज हो रहे हैं सर, उनके भी क्वेश्चंस लिए जाए, नहीं तो बोलेंगे कि हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले। तो आप जिनके भी क्वेश्चंस होंगे सर प्लीज हैंड रेज करें, मैं उनको वन बाय वन म्यूट करता चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से अभी संजय सिंधे जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। Sir, very good evening.
पहले थैंक्स फॉर आपका जो सपोर्ट रहा सब समझाने के लिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे एक अदर प्रोडक्ट का कंपनी का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, उसका कंपनी के साथ एग्रीमेंट रहता है, तो वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमारे साथ एग्रीमेंट करता है तो वो लीगल पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा? सर जो भी जहां तक मैंने एफएमसीजी कंपनीज के एग्रीमेंट देखे हैं, उन एग्रीमेंट्स में उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्रीमेंट होता है सिर्फ सेल परचेज का होता है। उनके पास ना ट्रेडमार्क, लोन, लोगो यूज करने के राइट, मार्केटिंग राइट्स नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटर के पास सर। तो अगर वो आपसे जो एग्रीमेंट उसके पास है ही नहीं, वो आपसे कर ही नहीं पाएगा। तो वो आपसे एग्रीमेंट करेगा सिर्फ कि मेरे को 50% आता है, मैं आपको 40% दे सकता हूँ, आप पहले ऑर्डर देंगे, परचेस ऑर्डर देंगे, मैं आपका पेमेंट टर्म्स ये रहेगा, कोई आपका डैमेज होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा, जो नॉर्मल एक सेल परचेस का एग्रीमेंट हो जाता है। बट वो एफएमसीजी कंपनीज या एग्रो कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लोगो यूज करने का राइट नहीं देती, जब तक मैंने देखा। अगर वो देती हैं, वो आपसे एग्रीमेंट कर सकता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये चीज ऐड होती है कि जिसके पास लोगो है, ट्रेडमार्क जिसके पास है, उससे एक लाइसेंस में जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाता है उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है कि उससे अप्रूवल आया हुआ है बेचने का। अगर आपके लिंक है आपके डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको दिलवा सकता है तो आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन जो है चिराग जी का है। मैं चिराग जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम चिराग है। और सर सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सर कि इस इंडस्ट्री के लिए आप लोग मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अवेयरनेस जो फैला रहे हैं, वाकई में ये काबिल तारीफ है। और दूसरा सर मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो नया ड्राफ्ट बन रहा है, क्या उस नए ड्राफ्ट के अंदर जो एडमिन चार्जेस कंपनियां काटती हैं, जिसे सर्विस चार्ज भी शायद कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में, या जो भी समझा जाए, तो वो जो एडमिन चार्ज होता है, क्या एडमिन चार्ज के ऊपर किसी भी तरह का परसेंटेज फिक्स किया गया है कि 5% काटना है या फिर 10% काटना है? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि कोई ऐसी भी कंपनी होती है जो 30% एडमिन चार्ज काट लेती है, तो क्या है इसके ऊपर सर नए ड्राफ्ट के अंदर अगर कुछ है खास, तो अगर आप बताने की कोशिश करें तो अच्छा लगेगा सर। चिराग जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। असल में क्या था कि गाइडलाइंस के अंदर एक पॉइंट था कि जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देते हैं, आप अगर उसको कोई पैसा काटते हैं तो उसको पहले से क्लियर करना पड़ता है। तो एक ये बहुत छोटी सी लाइन थी जो गाइडलाइन में लिखी हुई थी। अब उसके बाद इस गाइडलाइन, इसका कहने का पर्पस यही था कि कई बार कंपनीज अपने डायरेक्ट सेलर का पैसा बाद में काट लेती हैं कि हमारा पैसा कम आया है, इस महीने कलेक्शन कम है तो आपका पे आउट कम होगा, कोई भी रीजन हो सकता है मान लीजिए। अभी एडमिन चार्ज जो एक कल्चर था इंडिया में, वो पिछले 12-13 साल से आप समझे तो 2006-7 से प्रेवलेंट था। जब से सॉफ्टवेयर जो थे हाई एंड होना शुरू हुए तो 2006 के आसपास से ये चल रहा था। लेकिन इसका कोई रूल नहीं था, तो कोई एडमिन चार्ज 2% भी था, 5 भी था, 10 भी था, 15 भी था, जिसका तो लेकिन कंज्यूमर अफेयर की जो प्रोसेसिंग होना शुरू हुई फाइल्स की, उसके अंदर उन्होंने एडमिन चार्ज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, जिनको लगा कि वो एक सही तरीका नहीं है काम करने का। ये पॉइंट 1 है। पॉइंट 2, रूल्स के अंदर इसका कोई डिस्कशन नहीं है ड्राफ्ट रूल्स के अंदर, क्योंकि ये वर्किंग रूल्स में आएगा। मेरा मानना है जब डीपीआईटी जो डिपार्टमेंट है वो हमारे लिए परफॉर्मा बनाएगा, जब हमें प्लान सबमिट करना होगा, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उस बिजनेस प्लान में जब कंपनीज एडमिन चार्ज लिखेंगी या नहीं लिखेंगी, तब इसका रूल बनेगा। तो अभी एक समझे कि एक ऐसा महीना 30 दिन 45 दिन एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ पे पहली किश्ती ने हमें छोड़ दिया और अभी दूसरी किश्ती ने हमें पकड़ना है। तो हो सकता है कि 30 दिन 45 दिन के बाद ही इसका रूल बनेगा। एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे आज की डेट में पूछते हैं तो हाँ, हम कंज्यूमर गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। हमारी जो हमारी फाइल सबमिशन होती है या हमारी जो कंप्लायंसेस होती हैं मिनिस्ट्री के साथ, उसमें एडमिन चार्ज नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें ना डीपीआई तक के रूल का वेट करना पड़ेगा कि उनका इसके बारे में क्या स्टैंड है।
अभी क्योंकि चिराग जी आप सब बात समझे, मेरे को किसी को 100 रुपया देना है, उसको कहता हूँ मैं तेरे को 100 रुपये दे रहा हूँ लेकिन 10 रुपए काट के दे रहा हूँ, तो आप 90 रुपए दे दीजिए ना पहले। असल में तो हम बिजनेस प्लान को ही थोड़ा मॉडिफाई भी करा जा सकता है। सो ये जो प्रैक्टिकल कॉल है एडमिन चार्ज की, ये आप 40 अभी आप एक वेट कर लीजिए डीपीआईटी के रूलिंग आने में, ये तब आंसर आ सकता है इसका। राहुल जी, मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। मित्रों, 5 बज चुके हैं। हमने कमिट किया था कि 5 o'clock तक हमारा ये सेशन रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस सेशन को और थोड़ा हम हाफ एन आवर एक्सटेंड करें, आपके क्वेश्चन आंसर दें, तो प्लीज थंब दिखाएं। और जो अगर बिजी शेड्यूल से आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी कंटिन्यू करें। अगर आप बहुत ही बिजी शेड्यूल से आए हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं, और अगर इस मीटिंग को और हाफ एन आवर हम आगे बढ़ा सकते हैं, और राहुल जी आपकी अवेलेबिलिटी है अगर हाफ एन आवर के लिए, तो हम इस सेशन को और आधा घंटा आगे लेना चाहेंगे। तो राहुल जी, आप परमिट करते हैं हाफ एन आवर के लिए? प्रमोद जी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा घंटा। आप इतना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, तो हमारे आधे घंटे से तो कुछ कोई मुकाबला ही नहीं है सर आपके एफर्ट के आगे। तो थैंक यू सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दिलीप शिंदे जी का। मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ सर जी। थैंक यू फॉर सर, प्रमोद सर जी, थैंक यू। राहुल सर, थैंक यू। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और जो हिस्ट्री जो बने आने वाले समय में उसमें आप दोनों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। मेरा सवाल है सर कि आपने जो बताया डायरेक्ट सेलिंग में जो कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 30 डेज का, जहाँ पे कस्टमर के हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है कि वो प्रोडक्ट वापस कंपनी को रिटर्न करे या ना करे। उसको कुछ दिक्कत आती है तो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकता है। लेकिन इन दैट केस कि अगर उसने कंपनी ने उस बीच में कुछ अगर सेल और गुड्स एंड सोल्स का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद जो भी कमीशन है या जो भी इनकम है या जो भी परसेंटेज है वो लोगों में बांट दिए, या उसमें से कुछ पैसा जो खर्च हो गया है लाइक डिलीवरी चार्ज या कुछ भी, ओके, तो ऐसे इस रूल्स में या गाइडलाइंस में ऐसे कुछ है क्या कि वो हम उसमें से वो कट कर सकते हैं या पैसा, या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप सर? देखिए, नॉर्मली जब हम 30 दिन का पीरियड देते हैं कूलिंग ऑफ का, तो हम ये कह रहे हैं कि कस्टमर ने प्रोडक्ट भी वापस कर दिया और उसने शायद हमसे एग्रीमेंट भी कैंसिल कर लिया कि वो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहता। तो उस केस में कंपनी के हो सकते हैं कि 3 से 4 खर्चे हो चुके होते हैं। पहला खर्चा हो सकता है कि उसका कमीशन का खर्चा है कि उसके अपलाइन को चला गया। हो सकता है कि कोई रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन था, उस सेल से रिलेटेड अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा आपका जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो हो सकता है कि आपने वो कर लिया। और चौथा कुरियर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये भी आपका एक एक्सपेंस होता है। अब आप समझे तो इसमें से जो कस्टमर पे जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है वो सिर्फ एक ही किया है, वो लॉजिस्टिक्स का है। बाकी जो 3 खर्चे हैं उसमें से 2 खर्चे जो हैं कमीशन का और रिवॉर्ड का, वो तो अपलाइन के पास गया है। और थर्ड जो खर्चा है वो जीएसटी का खर्चा है, वो भी आपको रिफंड आ जाएगा जब आप उसको सेल को रिटर्न लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कंपनी को कैसे चलाना चाहते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि मेरा पे आउट जो है वो 5 दिन का, 10 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का पे आउट है और कस्टमर ने रिफंड उसके बाद लिया। तो कई बार सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन होता है कि जब वो सेल रिटर्न करते हैं ऊपर के लोगों का नेगेटिव चला जाता है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि अगर आपने ऊपर के लोग अगर सिस्टम में नहीं रहेंगे तो उनका आप नेगेटिव ले भी लोगे, चार्ज बैक आ भी जाएगा, रिटर्न रिफंड ले भी लोगे, तो क्या पैसा कैसे वापस आएगा। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप पे आउट तब दें जब उसका कूलिंग ऑफ का पीरियड खत्म हो जाए। उस केस के अंदर आपका जो पहला पे आउट होता है वो थोड़ा लेट हो जाता है कि 30 दिन उसका कूलिंग ऑफ का वेट है, फिर आपका एक साइकिल है, पे आउट साइकिल है, उसके बाद आप पे आउट दें। तो ये तो देखिए, ये ना लीगल की कॉल नहीं है जितना ये बिजनेस की कॉल है कि आप बिजनेस रूल इसे कहा जाता है। तो नॉर्मली बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक सरकार क्या चाहती है और एक बिजनेस क्या चाहता है। तो ये फैसला आपको एज अ बिजनेसमैन लेना है कि मैं कूलिंग ऑफ के बाद पे आउट दूं या कूलिंग ऑफ से पहले पे आउट दूं। अब अगर ये आप कर सकते हैं, ये आपका कॉल है। तीसरा, अगर उसका आपने कुरियर कॉस्ट पे भी किया है कस्टमर का, तो वो कस्टमर की कॉस्ट आप उससे पहले इनबिल्ट ले चुके हैं। तो अब अगर कस्टमर रिटर्न करके रिफंड करके प्रोडक्ट आपको भेज ही रहा है आपके ऑफिस में, तो आपको उसका पूरा पैसा दे देगा। ठीक है दिलीप जी? यस यस। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, अनिल जी हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ।
हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। पहला तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। आप बहुत अच्छी तरह से हमें सभी को अच्छा गाइडलाइंस कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मान के चलो मैं थर्ड पार्टी से कुछ प्रोडक्ट बना के ले रहा हूँ मेरे ब्रांड से, तो उस पार्टी से मेरा क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? और दूसरे दो एक क्वेश्चन है मेरे, और एक दूसरा क्वेश्चन था जो अभी जो बाइनरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अभी बाइनरी चला रहे तो उसके लिए तो क्या रूल्स रहेंगे? ओके, ये दो क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा ली, मैंने किसी पार्टी को बोला कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, मेरे ट्रेडमार्क के नाम पे आप ये मेरे को प्रोडक्ट बना के दे दो। इसके अंदर उससे जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट एक्चुअली में सिर्फ सिंपल नॉर्मल सेल परचेज का एग्रीमेंट ही होता है, जिसके अंदर आप उसके अंदर टाइम, कॉस्ट, परचेस ऑर्डर, ये सब चीजें लिखते हैं। क्योंकि और उसके अंदर अगर हो सकता है मैन्युफैक्चरर आपसे पूछे कि ये ट्रेडमार्क आपका है, तो कई मैन्युफैक्चरर ऐसे भी होते हैं जो आपसे इसका प्रूफ मांगते हैं कि आप मुझसे जो माल प्रिंट करा रहे हो उसका ट्रेडमार्क आपका है या नहीं है। और इसके अलावा वो इस एग्रीमेंट में ये भी कई मैन्युफैक्चरर्स ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर जो पैकिंग का लाइसेंस है, जो लीगल मेट्रोलॉजी जिसको पैकिंग लाइसेंस नॉर्मली आम भाषा में बोला जाता है, कि वो कौन देगा, वो हम करेंगे या आप करोगे। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेडिंग का एग्रीमेंट बन जाता है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। तो ये आप अपने जो भी आपके लीगल देख रहे हैं या सीए आपके देख रहे हैं, तो वो आप उनको बोलेंगे तो वो ये चीज़ बना के आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मिस्टर अमित बीसे हैं। आप चाहें तो अपने आप को, यस अमित सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस यस, थैंक यू सर। राहुल जी बहुत अच्छा अपनी इंफॉर्मेशन दिया है सर, आज बहुत कुछ जानकारी सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा सर। सर जी मेरा सवाल ये है, अभी आपने एक बहुत अच्छा एक कहा कि प्रोडक्ट का रेट जो हो ओके उसमें आप बड़ा चढ़ा के या फिर कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन कई बार क्या होता है इंडिया मार्ट पे अलग रेट्स, अमेजोन पे अलग रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग अलग रेट, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग रेट, तो इन सभी चीजों में से प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट डिसाइड कौन करता है और उसमें थोड़ा आगे पीछे चलता है या फिर वो एग्जैक्टली ही वैसा होना चाहिए? इस पे थोड़ा सा मैं जानकारी चाहता हूँ सर। अमित जी बड़ा अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और जब मैं ये आंसर आपको जब मैं ये डिस्कस कर रहा था रूल्स, तब मैंने ये कहा था कि डिपार्टमेंट से इसके बारे में ना और इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई कंपनी अपना ही प्रोडक्ट अमेजोन या इंडिया मार्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के डाल देता है ताकि वो लगे कि मार्केट में वो 500 की चीज़ 2000 की है और वो 1000 रुपए की बेच रहा होता है, वो खुद उसकी प्राइस सेट कर रहा होता है मार्केट के अंदर। ये भी एक कंडीशन होती है कई प्रोडक्ट लॉन्चेस की। लेकिन मिनिस्ट्री का देखिए सोच क्या है, वो डिपार्टमेंट की सोच ये है कि हम कस्टमर को एक वैल्यू फॉर मनी दें, कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट मिले जो उससे वो घर पे जाए तो उसको अच्छा लगे, यूज करे, और अगर वो डायरेक्ट सेलर बने तो चाहे उसको 2 पैसे कम कमीशन मिल रहा हो पर वो मार्केट प्राइस में बेच के अपना पैसा लिक्विडेट कर सकता हो कि मैंने आपसे 5000 का माल लिया, 5000 का सेल कर लिया। बट जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो इसके ऊपर अभी हमें डिपार्टमेंट के आंसर का वेट करना पड़ेगा कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो कैसे मेजर करेंगे कि एक प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का और हमारा 50 रुपए का है, और हो सकता है वो 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती हो तो वो लॉन्च कर पा रही है एक सस्ता प्रोडक्ट, एक छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है वो उस प्राइस को नहीं मैच कर सकती। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी फाइन ट्यूनिंग रहती है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या बनेगा, प्रोसेस क्या बनेगा। पर मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन डीपीआईटी जाएगी तो हो सकता है कि आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़े साथ में। अभी इसके ऊपर चर्चा तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट प्राइस के हिसाब से हैं, और अगर हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट हिसाब से नहीं है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में XYZ रॉ मटेरियल महंगा है या हमारे में इंग्रेडिएंट ऐसा डला है वो महंगा है, अब अगर इसमें अंजीर का स्टैक डला हुआ जो अक्सर महाराष्ट्र में मिलता है वो नॉर्थ में नहीं मिलता है, वो महंगा है, तो वो हमें फिर जस्टिफिकेशन देना हो सकता है। पर इसका ज्यादा अच्छा आंसर देने के लिए मुझे आपको 10 से 1 दिन का 15 दिन का टाइम 25-27 तारीख के आसपास का टाइम देना होगा। मैं इसका आंसर खुद प्रमोद जी को फोन करके दे दूंगा। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेता हूँ, मिस्टर जावेद अंसारी जी हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मिस्टर जावेद अंसारी। Thanks to Mr. Pramod sir, Navneet sir and Rahul sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है वो सारी कंपनीज खुद के लेवल्स डिसाइड करती है, लाइक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड,
देन ये जो हम लेवल्स को नेमिंग करते हैं, ये नेम करना सही है या फिर हमें गवर्नमेंट कुछ नेमिंग देगी हमें जो भी लेवल्स है, उसका स्पेशल कोई नेम गवर्नमेंट सजेस्ट करने वाली है या फिर हम जो भी डिसाइड करते हैं वो राइट वे है? जावेद जी, ये आप जो आप डिसाइड करते हैं वो ठीक है। नामकरण, प्रमोशन के रैंक वो सब आपके अपने हैं, इसमें डिपार्टमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और ना ही वो इन्वॉल्वमेंट है। वो एक मार्केटिंग के नाम है। रैंक्स जो रिकग्निशन प्रोग्राम्स हैं वो आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन सर। जी सर, अगर हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, देन हम ऑल प्रोडक्ट्स टाइप बेस पे लॉन्च कर सकते हैं या फिर सेल्फ कुछ परसेंटेज में होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको अपनी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग होने का इसमें कोई पहले भी प्रावधान नहीं था और आज भी वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगानी है। Yes. फर्क ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचें, मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी है तो साथ में, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है, जैसे ये वैसलीन है, ये 10 रुपए का वैसलीन आता है। अब ये Yes. वैसलीन के ऊपर जो लोगो लगा हुआ है, अभी ये जो लोगो जिसका भी है वो मुझे ओके कर दे कि सर आप मेरा प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। हाँ, अगर ये मुझे ओके नहीं कर रहा, फिर चाहे मार्केट में ये जितना मर्जी सस्ता मिल रहा हो, मैं इसको नहीं बेच सकता डायरेक्ट सेलिंग में। एंड सर, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है तो उसको मेंशन लेबल पे करना इम्पोर्टेंट होता है या फिर जैसे लाइक कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट? जावेद भाई, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि लीगल मेट्रोलॉजी जो एक्ट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसको पैकिंग लाइसेंस कहा जाता है, यस। वो लाइसेंस, वो जो एक्ट है, वो आप सोचें कि पार्लियामेंट ने पूरा एक एक्ट इसलिए निकाला हुआ है कि आप प्रोडक्ट पे क्या छाप के कस्टमर को दे रहे हैं। यस। उनका ये मानना है कि लोग अगर कोई चीज़ छुपाते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं। कोई गलत चीज़ इंसान छुपाता है, ठीक चीज़ तो कोई छुपाता नहीं है। यस सर, करेक्ट। तो उसमें उसका पीछे उसका नाम, मैन्युफैक्चरर की डिटेल, कस्टमर केयर, ईमेल आईडी, आपके लेबल का साइज, आपके फॉन्ट का साइज, आपका कलर से बैकग्राउंड से लेके सब इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपको डालना पड़ता है आज की डेट में। ओके सर। ठीक है, तो आप जब अपना ये पैकिंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको वो जो आपका कंसल्टेंट होंगे वो आपको ये गाइड कर देंगे कि किस तरीके का आपको लेबल बनाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जावेद साहब। थैंक यू सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है डॉक्टर पराग पवार। आप अनम्यूटेड हैं सर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Yes, good evening all of you. Rahul Sudan ji, good evening. Pramod Kolhatkar sir, good evening all leaders, all top leaders, all CMDs. बहुत ही बढ़िया। राहुल सुदान सर को मैं दिल्ली में मिलने गया था, मुझे 3 दिन रुकना पड़ा था और आज राहुल सुदान जी आप सामने हमारे खड़े हैं और सब कुछ बोल रहे हैं। थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू प्रमोद कोल्हटकर सर। राहुल जी, आप तो इस एंटिटी में बहुत बड़े लेवल पे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग के सब गाइडलाइंस मैंने सुनी और पढ़ी, तो मैं एक डॉक्टर होते हुए भी इसका 6 घंटे इसका स्टडी कर रहा था, तो फिर भी मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा था। ये गाइडलाइंस में आपने अगर थोड़ा सा क्या करना नहीं चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए, ये अगर डाल दिया तो हम लोगों के लिए बहुत इजी होगा। एक अच्छा हुआ है कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब ऑथराइज्ड हो गई है। हर एक बंदा अब बोल सकता है कि मैं इस गाइडलाइन में हूं तो मैं एक अच्छा एक ये चला रहा हूँ, एम्पायर चला रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सर, ये जो आपके गाइडलाइंस है ना, इससे छोटे छोटे कंपनियां, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल नेटवर्क इंडस्ट्रीज है ना, लुप्त हो जाएंगे। उनका कितना भी उन्होंने प्रयास उठाया तो लुप्त हो जाएंगे। देखो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस विसन ये सब करके ये छोटी छोटी कंपनियां लुप्त हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको, आप वहां पे हो, आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, थोड़ा सा अगर ये फ्लक्चुएटिंग किया और थोड़ा सा छोटे छोटे कंपनी को भी यहाँ से पुष्टि मिल जाए, ऐसा कुछ कर सके तो बहुत बढ़िया होगा। और जैसे कि आपने बताया अभी कि बाइनरी ऑथराइज्ड है ऐसा बताया नहीं आपने, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में हम पैसे बांट सकते हैं। मेरे हिसाब से डायरेक्ट इंडस्ट्री ये है कि इलीगल कुछ मत करो, लीगल ही सब करो। अगर बाइनरी ऑथराइज्ड है तो किस टाइप से, और ऐसा कुछ आपने फाइनल किया है कि इतना इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इतना इतना परसेंटेज प्रोडक्ट के लिए लगना चाहिए, ऐसे कुछ आपने डिसाइड किया है क्या?
पवार साहब, थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कि मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, ये एक हमें समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने 2016 में गवर्नमेंट ने हमारे साथ आई और सरकार ने हमारी हेल्प करी इसके गाइडलाइंस को लाने के लिए। 2021 में हम, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद सरकार हम और भी जल्दी इस चीज़ को ले आती। आपकी बात ठीक है कि अगर होना ही क्या चाहिए, एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होना चाहिए कि ये 50% कमीशन बढ़ सकता है, 30% बढ़ सकता है, ये 10% का प्रोडक्ट हो सकता है, या लीडरशिप को जा सकता है। ऐसा एक ऐसा कुछ सिस्टम हो कि जिसके अंदर ये सब चीजें क्लियर हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी हो। अभी आज के टाइम में आप समझें तो इसके ऊपर कोई परसेंटेजेस फिक्स नहीं है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, कंपनसेट प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि छोटे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, देखिए, मेरा मानना यह है कि पॉलिसी अगर क्लियर हो तभी छोटा बिजनेसमैन बड़ा बनता है। आप अगर पॉलिसी साफ नहीं रखेंगे तो कल को बड़ा बिजनेसमैन छोटा हो जाएगा, और उसको देख के एक छोटा बिजनेस तो बिल्कुल ही बिजनेसमैन नहीं आगे बिजनेस करने का नहीं सोचेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि मैंने अगर बिजनेस करना है तो मैंने बड़े बनने के लिए बिजनेस करना है, मैं छोटा बनने के लिए बिजनेस नहीं करूंगा। तो ये तो जितना रूल्स रेगुलेशन टाइम से आ जाए, जितना ब्लैक एंड व्हाइट से आ जाए, सिस्टम से आ जाए, उतना अच्छा है। तीसरा जो आपका प्रश्न है बाइनरी को लेके, पे आउट को लेके या उसके परसेंटेजेस को लेके, अब वो जैसे मैंने पहले शायद शिंदे साहब थे या व्यास साहब थे, मैं ये चाहूंगा कि ये एक पवार साहब, ये ना एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये आप मुझसे अलग से बात कर लें या प्रमोद जी से बात कर लें, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक प्लान में क्या चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, आपके प्लान में क्या है जो हमें देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे पब्लिक फोरम पे अगर हम प्लान के प्लस माइनस बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का हमें टाइम की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, तीसरे क्वेश्चन के लिए सॉरी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपसे अलग से बात कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा इसको और क्लैरिफिकेशन दूं सभी के लिए। देखिए सर, लीगल इनलीगल दो चीजों पे हम बहस नहीं करते, हम सिंपल एक चीजों को समझ के चलते हैं। अगर मेरे पूरे पे आउट में या प्रोसेस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मैं बोल रहा हूँ, एज अ फेडरेशन मेंबर भी बोल रहा हूँ, और जो मैं स्टडी करता हूँ इस इंडस्ट्री पे, मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पूरे प्लान पे अगर मेरे पास 50 रुपीज है और मैं 49 रुपीज या पूरा 50 रुपीज भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो ये मेरा लुकआउट है, मेरा बिजनेस है, आप ये चीज समझिए। लेकिन अगर आप 50 रुपीज में से अगर आप 52 रुपीज या 55 रुपीज अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये आपको समझ में अपने आप आ जाता है कि सर ये मनी रोटेशन के अंतर्गत आता है, या आप कहीं ना कहीं से यहाँ से पैसा लेके वहां डाल रहे हैं। तो जब आप अपना कैलकुलेशन अगर आप चेक करें कि आपके बिजनेस प्लान में 55 रुपीज तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि भाई आपके पास में है 50 रुपीज और आप 55 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हाँ, अब कई बार प्लान को लेकर डिस्टर्बेंस ऐसा होता है कि हम सर थोड़ा रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, तो क्या आपके पूरे प्लान में रिस्क कवर सिस्टम है कि आप रिस्क को कैसे कवर कर रहे हैं? अलग अलग लॉजिक के थ्रू रिस्क कवर किया जा सकता है, रिपर्चेस के थ्रू या अदर तरीके से भी। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। तो एक सिंपल है, लीगल इन लीगल सिर्फ आपको ये चेक करना है कि भाई हमारा जो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, कहीं पे भी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने आप कंपनी कुछ ही दिनों में ही समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। आई एम राइट राहुल जी? हेलो, की वजह से सिग्नल हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। यस, तो थोड़ा सा नेटवर्क कहीं ना कहीं सभी के पास डिस्टरबेंस है, सो आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारे मिस्टर विकास चौधरी जी। नवनीत जी, हमारे पास अभी 7 मिनट है, तो आप देख लीजिएगा, उस तरीके से प्लान कर लेते हैं। ठीक है सर, आगे वी हैव टू समराइज। मैं इनके बाद सिर्फ एक ही और Q&A कर पाऊंगा, उसके बाद वी विल समराइज ना। ठीक है। सो मिस्टर विकास चौधरी, यू आर सेकंड लास्ट। विकास जी। यस प्रमोद जी, हेलो प्रमोद जी, हाय राहुल जी,
मेरा एक ही दो क्वेश्चन है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग हम लिखते हैं तो उस पे हम उसकी पैकेजिंग पे क्या लिखेंगे, इंपोर्टेड बाई या उस फर्म का नाम जिससे हम परचेज कर रहे हैं या फिर उस कंट्री का नाम जिससे वो प्रोडक्ट आया है। सेकंड क्वेश्चन है कि हम किसी भी प्रोडक्ट पे कितना % मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, 100 रुपए के प्रोडक्ट को 2000 पे भी डाल देते हैं और 2000 रुपए के प्रोडक्ट को भी 5000 रुपए में, तो कि हम कितना, ऐसी कोई पॉलिसी है? मुझे ही दो ही क्वेश्चन पूछने थे सर आपसे। विकास जी, पहला क्वेश्चन है, अगर हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसके ऊपर उसके लेबल के ऊपर कुछ जो रूल हैं वो लीगल मेट्रोलॉजी डिसाइड करता है। लीगल मेट्रोलॉजी ये कहता है, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी आप चीज़ें पता कर लेंगे, या मैं आप प्रमोद जी आपका मैं एक बार बीच में बोलना चाहूंगा आपको कि बीच में ऐसा आया था कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे चाइना से आ रहे थे तो उस टाइम पे ये हुआ था, मोदी साहब ने भी बोला था कि भी कोई भी प्रोडक्ट उस पे नाम लिखना पड़ेगा आपको कि कौन से कंट्री से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ बना हुआ है। उसमें दो चीज़ें बड़ा क्लियर है, कंट्री ऑफ ओरिजिन तो आपको मेंशन करना ही पड़ता है, ये तो एक मैंडेटरी रूल आ गया है। दूसरा, जो फर्स्ट इंपोर्टर होता है उसका भी नाम आता है, उसकी जो फर्म होती है जिसे हमने परचेज किया है, जिस इंपोर्टर से हमने परचेज किया है। आपने परचेज फर्स्ट से किया है या सेकंड से किया है, अभी उसका क्वेश्चन नहीं है। जो फर्स्ट इंपोर्टर है जी, हाँ, उसका नाम आता है सर। ओके। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि प्राइस का। देखिए, अभी तक इस रूल से पहले तक तो कभी कोई ऐसी प्राइस की डिस्कशन ही नहीं होती थी कि 100 रुपए की चीज कोई 500 की बेच सकता था, वही 100 की चीज 1000 रुपए में बेच सकती थी। वो तो मार्केटिंग वाले का स्केल था कि वो कितने में बेच सकता था। ये पहली बार एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि आप जो प्रोडक्ट बेचें उसकी प्राइस को थोड़ा रैशनलाइज करें, थोड़ा सा सिक्योर करके चलें, थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से रख के चलें। अभी उसमें भी वो मेजर कैसे करेंगे, वो नापतोल कैसे होगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। और उसके अंदर क्वालिटी में, पैरामीटर में कितना है, स्टाफ में क्या, किसके कितने ओवरहेड्स होते हैं, खर्चे, वो भी एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपका जो सेकंड पार्ट है कि हाँ, ये अभी तक एमआरपी या प्राइस से डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेजेस का कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल सच है। सेकंड, ये आने वाले टाइम में आ जाएगा रूल, ये भी सच है। तो इसके बारे में जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियर होती है, मैं प्रमोद जी के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सर। जी जी, क्योंकि सर बहुत सारे देशों में ऐसा है कि वहाँ एक लिमिट मार्जिन रखा होता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसा कुछ रखें तो उस पर अभी ऐसी कोई लीगल जो परेशानी आगे ना आए, मैंने इसीलिए जानना को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब सही कह रहे हैं विकास जी। पर हो सकता है जब इंडिया भी आगे चलते चलते ऐसे रूल्स और बनाए जिससे कस्टमर का बेनिफिट हो सके। देखिए, अल्टीमेटली कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर है, हम एक कंपनी चलाते हैं, लेकिन हम कस्टमर तो हर 10 चीजों के हो सकते हैं। थैंक यू मिस्टर सर, राहुल जी, थैंक यू। थैंक यू विकास। सभी लोगों का मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड वी हैव लास्ट पार्टिसिपेंट, द लास्ट क्वेश्चन। और अगर उसके बाद भी कोई सवाल है सो यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली विद प्रमोद सर या राहुल सर, जो भी आपके पास कनेक्टेड हो। सो हमारे पास डॉक्टर बासु माली हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बासु सर। Thank you, Namrit. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you, everybody. Thanks, Rahul ji. Thank you, Pramod ji, for this initiative. बहुत अच्छा, हमने भी 2-3 प्रोग्राम किए थे बीच में। बहुत सारे डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं, टॉप लीडर्स भी अवेलेबल है। एक छोटा सा सवाल है, मैं बहुत बार ऐसा नोटिस किया हूँ कि लास्ट 20 साल से हिस्ट्री को हम कैटर कर रहे हैं, सर्विस दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे। बहुत लोग दिल्ली में आते हैं और ये पूरा फाइल सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के पास, तब एक अलग प्लान सबमिट करते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है, जब तक वो मुंबई पहुंचते या महाराष्ट्र से है, तब तक इनका अलग ही प्लान यहाँ चालू रहता है। ऐसा बहुत बार मैंने प्रैक्टिस देखा है। इस पर थोड़ा सा क्या आप बोलना चाहेंगे, ये मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। नंबर 1, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा सवाल ये है कि अभी कोरोना का पीरियड है, बहुत लोगों ने कोरोना के लिए अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। आपने बीच में बोला थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे कि बहुत लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट कोरोना पे असरदार है। ये सब लोग लीडर्स बोलते हैं, नेटवर्कर बोलते हैं। अभी रामदेव बाबा ने भी बोला कि कोरोनिल काम चलता है, उसका क्या हुआ सबको पता है, फिर भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ऐसा इस चीजों पे राहुल जी मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समय बहुत कम है, 1.5 घंटे में आपका सुनना और हमारा क्वेश्चन आंसर होना, और उस पर कुछ प्लानिंग हम कर सकते हैं क्या, वो भी आप बताइए। सो वी आर रेडी फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लगभग 50 डायरेक्टर्स लोगों को 2 दिन के लिए भी ला सकते हैं। अभी कोरोना है इसलिए 50 ही
पॉसिबल है, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो भी बताइए। सो ओवर टू यू राहुल जी, थैंक यू। थैंक यू बासु भाई। आई थिंक बड़े टाइम बाद आपसे बात हुई। पहला क्वेश्चन है कि प्लान हम देते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सबमिट कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं, और जब वो भी नहीं करते तो फिर कुछ और कर देते हैं, और वो भी नहीं चलता तो फिर बाहर से, इंडिया से बाहर चले जाते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का दुख है बासु भाई। जो लोग इस इंडस्ट्री में 20-22 साल से हैं, वो तो 20 साल हो गए उनको वेट करते हुए कि कब ये इंडस्ट्री ब्लैक एंड वाइट से वाइट में आएगी। तो 2016 तक वो ब्लैक में थी, फिर 2016 के बाद एक ग्रे एरिया का टाइम शुरू हुआ, और अब ये इंडस्ट्री वाइट में आने की जा रही है। अब आप ये समझें कि एक सरकार कहती है कि आप लीगल काम करें, पर देखिए लीगल से ज्यादा बड़ी चीज एथिकल होती है। अभी रेड लाइट बनी है, वो पता है कि रेड लाइट है तो आपने क्रॉस नहीं करनी है, नहीं तो सरकार फाइन देगी, बट रेड लाइट पे रुकना भी तो एक एथिकल चीज है ना। वो उसको कोई, आप रात को कोई देख नहीं रहा आपको, तो आप ये थोड़ा कि आप क्रॉस कर लोगे लाइन। तो ये जो लोग हैं ना, जो दिखाते कुछ और है करते कुछ और है, वो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में सच्ची मानिए तो हमारे सबसे बुरे लोग वही हैं। देखो, एक चोर चोरी करता है ना, उसकी मजबूरी हो सकती है, पर कोई जब शरीफ आदमी ऐसे चोरी का प्लान बनाता है ना, तो ये दुख होता है। तो ऐसी कंपनियों से, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार 20 साल की मेहनत मत खराब करो, सरकार साथ दे रही है तो थोड़ा सा ढंग से काम कर लो, नहीं करना तो और काम कर लो, बहुत काम है यार दुनिया में, जरूरी है इसी इंडस्ट्री में काम करना है। दूसरा आपका क्वेश्चन था, दूसरा क्या क्वेश्चन था बासु भाई? कोविड के जो बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बहुत सारे कंपनी मिसलीडिंग करके बेच रही है क्या? अच्छा, इसमें देखिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो बहुत रैपिड, गवर्नमेंट की बहुत नजर है इसके ऊपर, और इसके ऊपर तो आप समझें कि एफएमसीजी, टॉप एफएमसीजी कंपनीज के भी ऊपर एक्शन हुआ है। ब्रांड जो आपने जो नाम लिया कोरोनिल, इससे बड़े ब्रांड्स के ऊपर एक्शन हुआ है, जहां पे उन्होंने लिख के दे दिया था 99.9999% सिक्योर प्रोडक्ट लाइन, 100% कोरोना सोल्यूशन, इम्यूनिटी, 6 दिन में कोरोना भगाई है, ठीक है। वो इम्यूनिटी और कोविड के प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के बेच रहे थे। सो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने काफी है, इनके ऊपर ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख रुपए की पेनल्टी होती है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और डिपेंडिंग ऑन कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर और भी पेनल्टी जाती है। सो ये तो अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, जब आपकी वेबसाइट आती है ना, तो वेबसाइट के ऊपर आप सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का ही पेनल्टी नहीं है उसके ऊपर आपके ऊपर ड्रग एंड मैजिक एक्ट का भी पेनल्टी, वो पीनल एक्शन लगता है। तो जो भी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ये समझें कि हमारी इंडस्ट्री में ओवर क्लेम एक प्रॉब्लम है। बासु जी ट्रेनर हैं, प्रमोद साहब इतनी सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं, आप सभी डॉक्टर साहब हैं, आप जानते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि ये दवाई आपको 10 दिन में ठीक करेगा, तो वो कस्टमर तक जाते जाते वो 10 मिनट हो चुके होते हैं। तो अगर हम एज ए कंपनी नहीं रुकेंगे तो तब तक तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं रुकेगा सर। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो फेसबुक के पोस्ट हैं, हमारे जो लिंक्डइन के पोस्ट हैं, व्हाट्सएप पोस्ट्स हैं, वेबसाइट पे क्या जाता है, वो ओवर क्लेम मिस क्लेम को ना प्रमोट करे सर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम कस्टमर सारे पहले हैं, डायरेक्ट सेलर बाद में बने सबके सब। तो एज अ कस्टमर सोचो कि एटलीस्ट आप तो गलत चीज नहीं लेना चाहोगे। बासु भाई की आवाज नहीं चलेगी, लेकिन उनके होठों से समझ में आ गया कि वो थैंक्स कह रहे हैं। तो नहीं, नवनीत भाई एब्सोल्युटली यू आर राइट राहुल जी। थैंक यू सो मच। यही तो दिक्कत है इस इंडस्ट्री में। तो थोड़े से सारे टॉप के लोग अगर उस तरीके से सोचे तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है। इसको हम लोग, जैसे आपने बोला ब्लैक से अभी ग्रे में आई है, ग्रे से अभी इसको सुनहरे लेवल पे लेके जा सकते हैं हम सारे लोग मिलके। थैंक यू बासु सर। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, शायद सुमित जी काफी समय से रेज हैंड कर रहे हैं, तो सुमित जी का मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन राहुल सर। थैंक यू। सुमित जी, आप अपना क्वेश्चन रेज करें। हेलो राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। मैं काफी टाइम से सुन रहा था, एक चीज का क्लैरिटी करना चाहिए और क्वेश्चन भी है।
रिगार्डिंग बाइनरी। जैसा आपने बताया, हमारा जो अमेंडमेंट है उसमें प्लान के ऊपर लिखा नहीं गया कि बाइनरी इज वैलिड और नॉट, लेकिन क्वेश्चन है कि कभी भी एफआईआर होता है, जैसे मैंने क्यूनेट का एफआईआर पढ़ा था, तो एफआईआर जो है ना वो प्लान के बेसिस पे नहीं हो रहा है। एफआईआर जो है ना वो कंपनसेशन प्लान के बेसिस पे नहीं हो रहा है, वो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं। तो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मल्टीपल वे में पेमेंट रिसीवल एंड मल्टीपल वे में पेमेंट एग्जिट इज एक्चुअली लीडिंग टू PCMC एक्ट। तो क्या इन दैट कॉन्टेक्स्ट, यदि आप क्यूनेट का अगर पूरा एफआईआर आपने तो आई एम श्योर देखा ही होगा, तो उसमें वो पूरा रिलेशन उन्होंने प्लान के बेसिस पे नहीं एस्टैब्लिश किया है, पूरा ट्रांजैक्शन के बेसिस पे एस्टैब्लिश किया है। एंड राइट नाउ जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी बाइनरी विद द जीरो ज्वाइनिंग एंड पैकेज सिस्टम, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर आप एंटर करो एंड ऑल। तो क्या इस सिनेरियो में एक मिसलीडिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है कि वी आर शोइंग समथिंग एंड वी आर गिविंग समथिंग? तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या ये एक करेक्टिव मेजर नहीं है जो एज अ पर्सन इनसाइड द इंडस्ट्री, मैं पिछले 12 साल से मैं डायरेक्टर हूँ, और हम जो बात कर रहे हैं उस बात को अगर हम लोग एज ए इंडस्ट्री डायरेक्टर्स अगर हम लोग उस चीज को समझे और उसको ही करेक्ट करेंगे तो बेटर नहीं होगा? क्योंकि मैं किसी प्लान को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या हमारा ट्रांजैक्शनल मेथड में वो PCMC सीधा रिलेट हो जाता है, तो वो चीज की वजह से अनआंसरेबल होता है। जितना भी बाइनरी कंपनीज के ऊपर एफआईआर हुआ है ना, आप चेक कर रहे हो, कंपनसेशन प्लान नहीं, ट्रांजैक्शन मेथड के ऊपर। अच्छा, हेलो सुमित जी। जी सर। आपने कुछ जो कहा उसमें कुछ चीजें आपने कही और कुछ चीजें आपने शब्दों में कवर अप कर दी, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बात का आंसर देने के लिए। सच्चाई ये है कि जब पहली कंप्लेंट होती है बिजनेस के ऊपर, वो पहला कस्टमर का जो एफआईआर होती है वो उस ऑफिसर का इंटरप्रिटेशन भी होता है जो वहां पे हैं। अभी समझिए, सबसे पहली कंप्लेंट तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन की होती है कि मैंने इस कंपनी को पैसा दिया, मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला, मैंने पैसा दिया, मुझे रिफंड नहीं मिला। आज भी 99% प्रॉब्लम जो हमें आज भी सुनने को मिलती हैं वो यही हैं। मुझसे ये कहा गया था कि ये मेरे को मिलेगा और मुझे 15 दिन तक पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर 30 दिन के बाद मुझे कहा गया कि मेरा रिफंड पीरियड खत्म हो गया और अब आप रिफंड नहीं ले सकते। ये सब चीजें जो मैंने अभी दो चीजें कही कि एक, हम पहले ब्लैक से ग्रे में आए थे और अब हम एक व्हाइट जोन में जा रहे हैं रूल्स के साथ। तो इसलिए क्योंकि पहली बार मिस सेलिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है असल, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ही हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें रोकनी है। अब हमें अपने टॉप लीडर्स को, अपने नेटवर्कर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे होता है, विच मीन्स कि अगर कंपनी को कल प्रॉब्लम आता है तो आप भी इक्वल लायबल होते हो उस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम आता है तो अब वो उनको ये पहली चीज, उनको ये मिस सेलिंग और इन सब के हार्मफुल इफेक्ट्स अब बताने पड़ेंगे। पहले होता था जब कंपनी बताती थी तो वो कहते थे सर ये आपका अपना रूल है, मार्केट में तो ऑलरेडी ऐसा चल रहा है, अब आप छोड़ दो। लेकिन जब आप उसको अब ये समझाते हो कि रूल्स के अंदर ही आ चुका है कि ऐसी ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट आता है। दूसरा मेजर इशू है PCMC का। PCMC का जो रेलेवेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और काफी सारे लोग अपने अपने मेहनत के ऊपर अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर क्लैरिटी लाने के लिए। ये भी समझो जैसे चिट फंड का बिजनेस है उसका रेगुलेटर है, लॉटरी का बिजनेस है वो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस का बिजनेस एक रेगुलेटर है। डायरेक्ट सेलिंग को अभी उस लेवल पे आना है जहाँ पे हम एक इस चीज से PCMC से फाइट आउट कर सकें। तो ये लड़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट मुझे लगता है आप जैसे लोग जो इस लोग यहाँ पे आए और के गैदरिंग है जिसने जो लोग इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा करना चाहते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा करके जाना चाहते हैं, तो शायद उन सब की मेहनत से हम एक ठीक इंडस्ट्री ठीक तरीके से चला सके। अभी हम ठीक इंडस्ट्री तो हैं पर ठीक तरीके से नहीं चलाते। सो सर
मेरा इतना ही कंसर्न है कि आर टॉकिंग कि भाई गवर्नमेंट ने कहीं भी कहा है कि बाइनरी इलीगल है, लेकिन ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। हमारा जब कोई भी कंपनी का एफआईआर होता है, चाहे वो क्यूनेट का एफआईआर है, चाहे वो प्रो हेल्दी वेज का एफआईआर है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एफआईआर है, उस हर एफआईआर के अंदर आप चेक करेंगे ना, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मल्टीपल पेमेंट रिसीप्ट्स एंड मल्टीपल पेमेंट एग्जिट्स विद द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब 500, 1000, 2000, यही चीजें रिलेशनली वो पीसीएमसी में ले लेते हैं। नहीं, आई एम श्योर सर, सुमित जी, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। पीसीएमसी एक बहुत बड़ा एक्ट है, वो 1978 से एक्ट है, वो सारी इंडस्ट्री को इनकम्प्रेस करता है। बट अगेन, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा मेरे साथ डिटेल में बात करना चाहें तो मैं आप और प्रमोद जी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक कंपनी का केस कर रहे हैं। इसमें काफी सारे स्टडी है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट आप भी मेरे ख्याल से, है ना, आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस केस में अगर मैं सारे केसेस यहाँ डिस्कस करने लगा तो मैं और आप दोनों बाकी सबका टाइम ले जाएंगे। इट्स ओके सर। Thank you, Sumit ji. Thank you so much. Navneet ji, can we now close this session by thanking everyone? Yes, sir. Sure. मैं चाहूँगा प्रमोद सर प्लीज हमारे राहुल सर के लिए एक वोट ऑफ थैंक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से मोर देन आई थिंक 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सो प्रमोद सर। यार थैंक यू जो शब्द है ना वो बहुत छोटा है राहुल जी के लिए, क्योंकि इनका योगदान इस इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा है कि वो आने वाली बोलते हैं ना कि पीढ़ी याद करने वाली है। तो हमने तो छोटा सा ही एक बोलते हैं ना कि हम अकेले चले थे और अब कारवां बनता चला गया। तो राहुल जी उनके सबसे आगे खड़े हुए लीडर्स हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं। तो राहुल जी तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और सभी का मार्गदर्शन किया, और आपने बहुत सारी इनपुट्स ऐसे दी हैं जो लोगों को कंफ्यूजन होता था, जिस चीज़ पे वो जानना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर सेशन रहा हमारा, बहुत ही सक्सेसफुल सेशन रहा, सभी के डाउट्स क्लियर हुए हैं। और अगर आप चाहें, मैं सभी से एक बार अनुरोध करूंगा कि राहुल जी के लिए जोरदार तालियों से अपने पेडेक्स पे एक इमेज के थ्रू संवाद करें उनसे। और मैं चाहूंगा कि अगर ये सेशन दोबारा हम लें तो जब ये 21 तारीख के बाद जब गाइडलाइंस आ जाएगी या लॉ आ जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, तो हम एक बार वापस फिर से कनेक्ट होंगे सभी, और राहुल जी को फिर से हम आमंत्रित करेंगे, स्वागत करेंगे उनका कि वो उस तरीके से फिर जो आया हुआ रूल्स और रेगुलेशन है वो हमें समझाएं और बताएं। तो मैं राहुल जी को यहीं पर धन्यवाद कहूंगा कि आपने बहुत ही कीमती समय दिया। और एक छोटी सी और सभी के लिए नोट है कि हम राहुल जी के साथ में अब एज अ पार्टनर हैं। जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स बोलिए या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, तो हम पीपल बाइट के साथ अभी कोलैबोरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। राहुल जी हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके का मार्गदर्शन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो राहुल जी और मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, राहुल जी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने यहाँ पर आया, अपना 1.5-2 घंटे का समय आपने लोगों ने दिया। मेरे डेली के मैसेजेस को आपने एक्सेप्ट किया और आपने सपोर्ट दिया, क्योंकि मैं बहुत कम मैसेजेस करता हूँ और जो मैसेज मैंने किए उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा आया। तो थैंक यू सभी आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है, आपने जो अपना कीमती समय दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू राहुल जी। नवनीत जी आपने काफी अच्छा होस्टिंग किया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल सर, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर से सेशन करेंगे और उसमें और भी चीजें हम लोगों को ज्यादा बेहतर, मोर डीपर, एंड लेट्स बी कनेक्टेड ऑलवेज। इन्हीं सब विशेष के साथ में थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। तो मीटिंग एंड करते हैं। सभी को धन्यवाद। आप सभी